तो गाइस न्यू स्टोरी और न्यू जर्नी के साथ एक बार फिर से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। बहुत दिन हो गया है नया वीडियो बनाए हुए और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो चलता रहे बिल्कुल गॉब्लिन वाले की तरह। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल मार्शियल कॉन्टिनेंट द होली डिमोनिक सेक्ट, जहां एक कपल अपने रूम के अंदर बेड के ऊपर दिखाए जाते हैं और आदमी बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। लेकिन लड़की उसके ऊपर में चढ़ते हुए कहने लगती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरे प्यारे हस्बैंड, आज हमारी शादी की सुहाग रात है। क्या तुम सच में बर्दाश्त कर पाओगे कि वेडिंग नाइट के दिन तुम्हारी वाइफ अकेले रहे? मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं खूबसूरत, अट्रैक्टिव, हॉट, सेक्सी नहीं हूँ? क्या ये मेरा खूबसूरत सा बॉडी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है? अरे कौन बोलता है खूबसूरत नहीं है? अरे तू बवाल है। मैं बोलता हूँ तू तो एक नंबर की माल है। ओ सॉरी। वहीं पर ये आदमी इस औरत से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि काफी टाइम से इस औरत ने इस आदमी का इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया। और आदमी अपने मन में कहता है कि मेरा नाम जाओमू है और ये बात सुनकर तुम लोगों को बहुत बड़ा मजाक लगेगा कि एक्चुअल में मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ और ये जो औरत मेरे सामने में है दरअसल ये बीमार है और इसे ऐसी बीमारी है कि ये अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग तरह के रोल को एक्ट करना पसंद करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। और लेडी पर्दे हटाकर कहती है, देखो अगर तुम्हें मेरे अभी के पहने कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तुम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो और मैं उसे चेंज कर लूंगी। झाओमू बताता है कि 1 साल पहले इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसमिग्रेट होकर मैं एक नोबल फैमिली का बेटा बनकर आया, यहाँ तक कि मेरा मैरिज एंगेजमेंट रॉयल प्रिंसेस के साथ में था। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि मैं अपने होने वाली वाइफ के पास पहुंच पाता, किसी बास्टर्ड ने आकर मुझे किडनैप कर दिया और वो कमीना होली डिमोनिक सेक्ट का था। शुरू में लगा था कि मैं बस एक प्रिजनर हूँ, लेकिन ये मेरी मुसीबतों की शुरुआत थी। मेरा असली नाइटमेयर तो मेरे सामने आने ही वाला था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा फिजिक प्योर यांग का है, जो बेस्ट सोर्स ऑफ नरिशमेंट होता है 9 इन मिस्टिक स्किल प्रैक्टिस करने वालों का। किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी कि एक लोअर क्लास सर्वेंट डिसाइपल जिए या मरे। मैं उनके लिए बस एक टूल हूँ जो अपने कल्टीवेशन को इनहेंस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अलग अलग कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, मेडिटेशन और अलग अलग तरह के मिस्टिकल मेथड। और वहीं पर मेरा बॉडी प्योर यांग एनर्जी से भरा हुआ है। लेडी झाओमू के नजदीक जाती हुए कहती है कि जान, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा ये सब कुछ करने का मन नहीं कर रहा? लेकिन झाओमू का चेहरा देखकर समझ में आ रहा है कि वो ये सब कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बहुत बुरी तरह से खांसता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलता है। वो अपने मन में बताता है, ये औरत कंटिन्यूअसली मेरे साथ में इंटीमेट हो रही है, जिस वजह से मेरा बॉडी पूरी तरह से खाली हो चुका है। झाओमू लेडी से कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा और मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन लेडी झाओमू के गले को पकड़ लेती है, जिससे झाओमू को सांस लेने में दिक्कत होती है। और लेडी कहती है कि चलो भी, तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मेरे जैसी खूबसूरत और हॉट सेक्सी लड़की के हाथों तुम्हारी मौत होगी। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, ये एक यांग नरिशिंग पिल है जिसे लेने के बाद तुम्हारा प्योर यांग फिजिक दोबारा से जाग जाएगा। देखो मेरा 9 इन मिस्टिक स्किल अपना ब्रेक थ्रू करने के कगार पर है, तो प्योर यांग एनर्जी के लिए खुदगर्ज मत बनो। और सारा यांग नरिशिंग पिल झाओमू को खिला देती है। बेचारा रेजिस्ट करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अगर तुमने ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद कर दी तो तुम्हारी मौत बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी। झाओमू स्ट्रगल करते हुए कहता है कि प्लीज मेरे साथ में ये सब कुछ मत करो, मुझे जाने दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। लेडी झाओमू के ऊपर निढाल हो चुकी है। वो कहती है जान, तुम्हें थोड़ा सा और हार्ड ट्राई करना चाहिए। झाओमू अपने मन में कहता है, मुझे इस दुनिया को अच्छे से देखने का मौका तक नहीं मिला। क्या मेरी किस्मत में इस घटिया औरत के बेड पर मरना लिखा है? मैं इस किस्मत को नहीं मानता। मैं सच में इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसे कि हमारी दुनिया में लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वहीं इस मानवा की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका सिस्टम होता है। सिस्टम कहता है जिंदा रहने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर डिटेक्ट किया गया है। रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिस्टम ऑर्ब के साथ बाइंड हो जाए ये एक्टिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। और झाओमू कहता है, क्या सिस्टम ऑर्ब? सिस्टम बताता है कि आपका बस एक ही मिशन है कि आपको बस दान करना है। आप जितना ज्यादा दान करेंगे आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा और हो सकता है कि आपको 10,000 गुना ज्यादा तक मिले। झाओमू कहता है कि 1 साल, पूरा 1 साल बीत चुका है।
फाइनली अब मेरे पास में चांस है अपने किस्मत को दोबारा से लिखने का, और ये मौका मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम कहता है कि बाइंडिंग सक्सेसफुल रहा। सिस्टम के लेट एक्टिवेशन की वजह से कंपनसेशन तैयार किया जा रहा है। कंपनसेशन है कि फर्स्ट टाइम रिपेरेशन ट्रिगर हो चुका है, 10,000 गुना अमाउंट आपको दिया जाएगा। लेडी जाग जाती है, कहती है तुम कहते तो हो कि तुम मेरे साथ में कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारा बॉडी का जो रिएक्शन है ना, वो कुछ और ही बातों को बता रहा है। लगता है कि अब तुम सेकंड राउंड के लिए तैयार हो चुके हो। जाओमू मन में कहता है कि डीमंस ठीक है, अब मैं अपने प्राइड को साइड में करके तुम्हारे सेक्ट का सर्वेंट डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लेडी से कहता है कि तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तुम्हें दूंगा। फिर से मन में कहता है कि तुम लोगों को मुझे जाने देना चाहिए था जब मैं तुम लोगों से कह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने अब जबकि मुझे जाने नहीं दिया है, तो जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो लेडी के कंधे को पकड़कर उसे बेड पर पटक देता है और डोमिनेट करने लगता है। लेकिन लेडी मुस्कुराते हुए कहती है कि जान, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, तुम्हारे अंदर जितना भी स्ट्रेंथ है पूरा का पूरा लगा दो। अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं तुम्हें हर तरह से महसूस करना चाहती हूँ। जाओमू लेडी के साथ में रोमांस करने लगता है, लेकिन लेडी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। और जाओमू मन में कहता है कि अब जबकि हेवन ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। बेशक अपनी किस्मत का मैं खुद मालिक हूँ, इसका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता, मैं अपनी किस्मत को खुद लिखूंगा। लेडी कहती है कि जान, आज की पूरी रात तुम्हारी है, तुम जो करना चाहे कर सकते हो, मुझे इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे सेटिस्फाई करो। बाहर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये मेरा ड्रीम जगह है, ऐसी जगह के सामने में बैठकर मछली पकड़ने का मजा ही अलग है। अगले दिन जामू की तरफ दिखाया जाता है जो सूख कर काटा पिचका हुआ पपीता, किसी भी पल प्राण पखेरु हो सकते हैं। रात रंगीन करने के चक्कर में दिन के उजियाले को अंधकार में बदल लिया गया है। लेडी ने जामू के यांग एनर्जी को पूरी तरह से चूस लिया है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि लेडी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुकी है। वो खड़े होकर अंगड़ाई लेने लगती है। वहीं पर जाओमू अधमरी सी हालत पर अभी भी बेड पर पड़ा हुआ है और लेडी साइड की तरफ में मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, माना कि तुमने थोड़ा सा ही प्योर यांग एनर्जी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन फिर भी मुझे ये बात कहना होगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस लास्ट नाइट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। वैसे तो ये सब कुछ यांग नरिशिंग पिल के समान ही था, लेकिन अगर तुम सरवाइव कर जाते हो तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए दोबारा वापस जरूर आऊंगी। और वो यहाँ से जाने लगती है। और वहीं पर जाओमू, जो कुछ भी नहीं बोल पाता, अभी भी अधमरी सी हालत पर बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हंसता है। लेकिन हर अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं और हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, तो धुआंधार सिस्टम नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। होस्ट, तुम्हारी प्योर यांग एनर्जी को 9 चार्म फॉक्स ने ड्रेन कर दिया है, 10,000 गुना तुम्हें रिपेयर किया जाता है। होस्ट को बधाई हो, तुमने स्कारलेट यांग डिवाइन फिजिक को ऑब्टेन किया है, रिपेरेशन प्रोग्रेस पर है। होस्ट को बधाई हो, 3rd टायर एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई, तुम 4th टायर एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुके हो। फाइनल नोटिफिकेशन, होस्ट को गाढ़ा गाढ़ा बधाई क्योंकि तुम फाइनली पीक ऑफ 10th टायर एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुके हो। जामू अपने बॉडी पर हो रहे चेंजेस को देखते हुए कहता है, तो क्या यही है डिवाइन फिजिक का असली पावर? जो भी है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन अब समय हो गया है कि अपने खुद के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि खुद की जिंदगी पहली प्रायोरिटी है, फिर बाकियों को ध्यान दिया जाएगा। वैसे होली डिमोनिक सेक्ट के अंदर में बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स भरे हुए हैं। अगर मेरा ये सीक्रेट बाहर आ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि अब जो मैं अपना किस्मत खुद लिखना चाह रहा था, वो दूसरे लोग आकर उसे लिखना शुरू कर देंगे, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। तो सबसे अच्छा यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी बिना किसी के अटेंशन में आए अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, और इसके लिए मुझे अपने खुद के ऊपर में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे डिवाइन स्कारलेट फिजिक के साथ मुझे पूरा यकीन है कि ये जितने भी फीमेल डिसाइपल्स है, मुझे इन लोगों से स्पिरिट स्टोन हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक मिनट रुको, मेरे पास में तो अब सिस्टम मौजूद है, तो मुझे बड़ी चीजों को सोचना चाहिए। और इसके अलावा ये जितने भी फीमेल डिसाइपल्स है, जरूरी नहीं है कि वो लोग रिच हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक रात के लिए ये लोग मुझे 3 या 4 स्पिरिट स्टोन ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरे सामने सवाल अब ये उठता है कि मुझे ऐसा
क्या करना चाहिए कि मैं ज्यादा स्पिरिट स्टोन फास्ट तरीके से अर्न कर सकूं। तभी जाओ की नजर किसी के तरफ में पड़ती है, वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो ये है होली डिमोनिक सेक्ट आउटर सेक्टम डिसाइपल वांग चैन, जो अपने कल्टीवेशन पर कंसंट्रेट कर रहा है। उसे देखते हुए जाओ मू अपने मन में कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो वांग चैन ही था जो मेरा ध्यान रख रहा था। अब समय हो गया है कि जो काइंडनेस उसने मुझे उस समय दिया था उसे मैं रिपे करूं। मैंने यहाँ पर 1 सालों में 200 स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करके रखा था, तो अगर मैं ये स्पिरिट स्टोन वांग चैन को दे देता हूँ तो सिस्टम क्या इसके बदले में मुझे और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन देगा? चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। एक पोटली तेजी से आकर वांग चैन के सर पर लगती है। वांग चैन पोटली को देखते हुए कहता है, तो क्या इसके अंदर में स्पिरिट स्टोन है? हाँ, इसमें तो सच में स्पिरिट स्टोन है। लगता है कि हमारे सेक्ट एल्डर ने देख लिया है कि मैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये स्पिरिट स्टोन उन्होंने मुझे मेरे ट्रेनिंग करने के लिए दिया हो। सिस्टम कहता है कि तुमने 200 स्पिरिट स्टोन किसी को दिया है, इसलिए अब 500 फोल्ड रिपेरेशन ट्रिगर हो चुका है। तुमने 1 लाख स्पिरिट स्टोन एक्वायर कर लिया है और हमारे जामू के ऊपर में स्पिरिट स्टोन की वर्षा होने लगती है। और जामू मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने पलक झपकते ही 1 लाख स्पिरिट स्टोन बस ऐसे ही हासिल कर लिया। क्या सचमुच में ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इजी है? लेकिन 1 लाख स्पिरिट स्टोन से मेरा क्या होगा? मुझे ट्रिगर करना होगा 10,000 गुना। इसके बदले में मुझे 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। और इसके बाद जिन जिन लोगों ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों गुना उनसे वसूली करूंगा। अभी मुझे एक बात को क्लियरली समझने की जरूरत है। जो सिस्टम ने मुझे स्पिरिट स्टोन दिया है, अगर वो मैं किसी और को दे देता हूँ तो इससे रिपरेशन ट्रिगर हो सकता है। जाओमू के ऊपर में स्पिरिट स्टोन की बारिश हुई थी, वहीं पर वांग चैन के ऊपर में स्पिरिट स्टोन के छींटे पड़ने लगते हैं। और वांग चैन कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहां पर से आ रहे हैं? अरे बाप रे, स्पिरिट स्टोन का दूसरा बैच आ गया है। देखकर ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिस्टीरियस बेनिफैक्टर मिल गया है। एल्डर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से हार्ड ट्रेनिंग करूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और वहीं पर जामू देखने लगता है क्या सिस्टम अब उसको दोबारा से स्पिरिट स्टोन देगा। और काफी देर के इंतजार के बाद उसके सामने में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। जामू अपने मन में कहता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी लूप होल नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करूं। और तभी जाओमू के साइड में एक लेडी आकर कहने लगती है, तो अच्छा जाओमू, ये तुम ही हो? और जाओमू उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। लेडी कहती है कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये सचमुच में चमत्कार से कम बिल्कुल भी नहीं है। और जाओमू उसे देखते हुए कहता है, ये लूकी है जो एक आउटर सेक्टम डिसाइपल है, साथ ही ये 9 इन मिस्टिक स्किल की भी प्रैक्टिस कर रही है। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो ये मेरा ध्यान रखती थी, लेकिन जब से चू जियाओरान ने इसे वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे तो इसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। लूकी कहती है कि तुम पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्योर यांग फिजिक अब और ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और झाओमू कहता है कि आप बहुत ज्यादा काइंड है, मैं बस लकी था, बस यही बात है। लूकी झाओमू के हाथ को पकड़कर ले जाते हुए कहती है कि चू जियाओरान अब कुछ दिनों के लिए सेकुलरिज्म में जाने वाली है, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका होगा। चलो मेरे साथ में, मेरी ट्रेनिंग में तुम मेरी मदद करना। लेकिन झाओमू तो कंफ्यूज हो जाता है और स्वाड उड़कर वुश करके सीधा लूकी की तरफ में आने लगता है। लूकी सबसे पहले चढ़ते हुए कहती है कि चलो जल्दी से चढ़ जाओ, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और झाओमू भी उस स्वाड के ऊपर में चढ़ता है और लूकी के कमर को कस के जैसे ही पकड़ता है, लूकी के मुंह से आवाज आती है आह। और हमारा झाओमू कहता है कि अगर हम लोग जा ही रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा धीरे चलना, क्योंकि मैं इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं गया हूँ। लूकी कहती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन और डेमेनोर बहुत बड़े बदलाव से होकर गुजरा है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें कुछ महीने पहले देखा था तुम ऐसे नहीं थे, तो क्या उस चुड़ैल चू जियाओरान ने तुम्हें कुछ दिया था जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में इतना बड़ा बदलाव हुआ है? झाओमू बताता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तुम खुद ही बताओ, क्या तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ देने वाली है, बल्कि वो तो लेने वालों में से है। लूकी कहती है कि वैसे भी वो एक डीमन फॉक्स है और वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। एक दिन वो तुम्हारा इतना ज्यादा शोषण करेगी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी और उसे फर्क तक नहीं पड़ेगा। बस मैं उस एक दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरा ब्रेक थ्रू कोर फॉर्मेशन स्टेज में होगा, तब मैं उसे डुअल के लिए चैलेंज करूंगी। और अगर मैंने उसे बीट कर दिया तो मैं उसके सामने ये मांग रखूंगी कि तुम मेरे फॉलोवर बन जाओ। जाओ लूकी को और कस के पकड़ते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं आपके ऊपर में भरोसा कर रहा हूँ। और लूकी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए
हो। जाओ अपने मन में कहता है ये चाहती है कि मैं इसका फॉलोअर बन जाऊं। आखिर इन लोगों ने मुझे सोच के क्या रखा है कि कोई भी आएगा मुझे उठाकर ले जाएगा और मैं एकदम वफादार कुत्ते की तरह इनके तलवे चाटता फिरूंगा। दोनों ही स्वाड की सवारी करते हुए होली डिमोनिक सेक्ट इनर सेक्टम के बाहर में पहुंच चुके हैं और रूम के अंदर में जाने के बाद लूकी कहती है कि मेरा ब्रेक थ्रू कोर फॉर्मेशन स्टेज में लगभग बस होने ही वाला है। मैं चाहती हूँ कि इसमें तुम मेरी मदद करो। अगर मैं इसमें सक्सेस हो जाती हूँ तो मैं तुम्हें वाइटलिटी पिल रिवॉर्ड में दूंगी। वैसे तुम यहीं थोड़ी देर रुक कर मेरा इंतजार करो, मैं बात लेकर तुम्हारे पास वापस आती हूँ। और वो बात लेने के लिए आगे बढ़ जाती है और वहीं पर जाओ हंसता है। मुझे तुम्हारा इंटेंशन अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या चाहती हो। और वो अपने कपड़ों को निकालने लगती है, लेकिन वो सीन हमें नहीं दिखाया गया है। सीन ये दिखाया गया है कि वो अपने पूरे शरीर पर टॉवेल को लपेट लेती है ताकि वो बाथ ले सके और सीधे बाथ टब में घुस जाती है। उसके घुसने की वजह से जो पानी में लहर बना है, गुलाब की पंखुड़ियां उस लहर में लहरा रही है। सफेद धुएं ने सारी खूबसूरत दृश्यों को ढक लिया है और लूकी एक गहरी सांस लेकर ब्लश करते हुए कहती है कि हम दोनों को अब रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हमें वो करना ही होगा, क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। लेकिन पीछे से जाओ आकर कहता है कि क्या करना होगा और उसे देखकर लू बहुत बुरी तरह से चौंक जाती है। कहती है कि तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए, देख नहीं सकते कि मैं अभी बात ले रही हूँ। और जाओ मुस्कुराते हुए कहता है तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर बात ले, क्योंकि जैसा कि तुम जानती ही हो कि रात बहुत छोटी है और हम लोगों को बहुत सारे कर्मकांड करने हैं, तो हम लोगों को हर समय का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि घड़ी ने कहा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जाओ भी बाथटब के अंदर आता है और लू को पकड़ते हुए कहता है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें समय का पूरा इस्तेमाल करना है। दोनों ही समय का सदुपयोग करते हुए कर्मकांड शुरू कर देते हैं। जाओ कहता है कि तुम्हारा 9 इन मिस्टिक स्किल सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वहीं पर लू कहती है कि जाओ तुम्हारा प्योर यंग फिजिक ये बहुत ज्यादा ओवरहेलमिंग है। पानी से आवाज आने लगती है, छपाक छपाक छपाक, शरीर टकराने की आवाज आती है, थपाक थपाक थपाक। काफी देर के डुअल कल्टीवेशन के बाद अब पानी की लहर रुक चुकी है, ना छपाक आ रहा है ना थपाक आ रहा है और गुलाब की पंखुड़ियां भी पानी में स्थिर हो चुकी है। और वहीं पर जाओ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा 9 इन मिस्टिक स्किल प्रैक्टिशनर भी इस तरह से कर सकता है। इससे पहले कि वो बात को कुछ और आगे बढ़ा पाता, लू जो इतना ज्यादा फिजिकल मेहनत करने के बाद बहुत बुरी तरीके से थक चुकी है, वो ब्लश करते अभी भी हाफ रही है। वो कहने लगती है कि तुम्हें आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, अगर कह भी रहे हो तो इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं जोर से नहीं बोलूंगा। और लू कहती है थोड़ा उदास मन से कि मेरा नेक्स्ट मंथ में शादी होने वाला है। लड़के का नाम लोंग टियान सिंह है, तुमने तो उसके बारे में सुना ही होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और वहीं पर जाओ चौंक कर बोलता है क्या लोंग टियान सिंह? इस बंदे को तो होली डिमोनिक सेक्ट के अंदर में जीनियस कहा जाता है, क्योंकि 30 के एज में पहुंचने से पहले ही इसने नेसेंट सोल स्टेज में अपना ब्रेक थ्रू किया था। इतना ही नहीं बल्कि उसने तो स्वाड इंटेंट को खुद से ही समझ लिया था बिना किसी के मदद के, इसलिए उसे जीनियस रैंकिंग बोर्ड में सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। ये मेरे लिए सच में बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इतने इम्पोर्टेंट पर्सन को अगर ये बात पता चल गई कि उसकी होने वाली बीवी के साथ में मेरा कोई इस तरह का रिश्ता भी रहा है, तो वो आदमी डेफिनेटली मुझे नहीं छोड़ेगा। लू जाओ के सीने पर गोल गोल उंगली घुमाती हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब वो अपने एंशिएंट स्वॉर्ड मैनुअल का प्रैक्टिस कर रहा था तो उस वक्त उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गई थी, इस वजह से अब वो एक नामर्द बन चुका है। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ तुम खुद सोचो, अगर मैं तुमसे प्यार ना कर रही होती तो मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हें बिल्कुल भी ना देती। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम क्यों दिया है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें हर्ट होने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। जाओ बड़े प्यार से लूकी को देखते हुए उसका नाम को पुकारता है, लूकी। और दोनों ही एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे को किस कर बैठते हैं और इतना लंबा किस करते हैं कि पूछो ही मत, कुछ ज्यादा ही लंबा है। दोनों के होठ एक दूसरे से अलग होते हैं, निगाहें एक दूसरे से टकराती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। दरवाजा बंद होता है, दोनों का कर्मकांड वापस से शुरू हो गया है। लू कहता है अब जबकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू एमिनेंट में हो चुका है तो हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें हार्ड वर्क और करना होगा ताकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू कंटिन्यू चलता रहे। और वहीं लू कहती है कि तुम पागल लड़के मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हो। इससे मुझे याद आया
सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। अरे इन दोनों की शाम तो रात रंगीन हो ही चुकी है, लेकिन दिन का उजाला अंधकार में बदला है या नहीं वो देखना बाकी है। रात भर डुअल कल्टीवेशन, एक्सरसाइज, कर्मकांड चलता रहा, इसीलिए लू नाक घोर के सोने लगती है। लेकिन जाओ जाग चुका है, वो सिस्टम को देखते हुए कहता है तो चलो दोबारा अपने सिस्टम को चेक करने का समय हो गया है। सिस्टम कहता है होस्ट ने अपने सारे स्कारलेट यांग एनर्जी को ड्रेन कर लिया है। 800 रिपेरेशन ट्रिगर हुआ। होस्ट का स्कारलेट यांग डिवाइन फिजिक्स भारी मात्रा में इनहेंस हो रहा है। इनहेंसिंग में थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है। सिस्टम कहता है कि होस्ट को बहुत बहुत बधाई, आपने अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में एडवांस कर लिया है। मेरा मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं गया। इतने कम समय में मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच गया हूं। अगर इसी रेट में मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे लॉन्ग टियान सेंग के फैमिली के कहर से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक मिनट रुको, जिस रिवॉर्ड के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी वो रिवॉर्ड तो अब तक मुझे मिला ही नहीं है। अब समय हो गया है अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने का। वो मुस्कुराते हुए लू के तरफ में देखता है और अपने हाथ से लू के कमर को हिलाते हुए कहता है कि लू जल्दी से जाग जाओ, तुमने मुझे रिवॉर्ड देने का वादा किया था, आखिर मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है, जल्दी से मुझे मेरे रिवॉर्ड को दो। लू बहुत भारी नींद में थी, वो किसी तरीके से जागती है और अपने पास से वो रिवॉर्ड को निकालकर हमारे जाओ को देती हुए कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस रात को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा है और मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। मुझे थोड़ी देर और सोना है क्योंकि रात में जिस तरीके से हमने कर्मकांड किया था मैं बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। जाओ अपने हाथों में वाइटलिटी पिल्स को निकालते हुए कहता है कि ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा जेनरस है क्योंकि इसने मुझे 10 वाइटलिटी पिल्स दिए हैं। लू की दोबारा से घोड़े बेचकर सोना शुरू कर देती है और जाओ उन पिल्स को देखते हुए मुस्कुराकर मन में कहता है कि तुमने इतने सारे पिल्स मुझे दिए हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि बदले में मैं भी इन पिल में से कुछ तुम्हें दूं। और एक वाइटलिटी पिल को लू के मुंह की तरफ में ले जाने लगता है। लू जो घोड़े बेचकर अभी भी सो रही है उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और जाओ उसे एक वाइटलिटी पिल खिला देता है और सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि डिंग डोंग, तुमने सेकंड ग्रेड वाइटलिटी पिल दिया है, इसके बदले में 30 गुना रिपरेशन ट्रिगर हुआ है। तुमने थर्ड ग्रेड वाइटलिटी पिल ऑब्टेन किया। जाओ कहता है क्या बस 30 गुना, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मुझे तो और ज्यादा चाहिए। लेकिन अभी भी मेरे पास 9 वाइटलिटी पिल्स मौजूद है जिनका मतलब है कि 9 बार मैं और ट्राई कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि 1000 फोल्ड रिपरेशन इस बार ट्रिगर हो जाए। जाओ अब कंटिन्यूअसली बचे हुए 9 वाइटलिटी पिल्स को लू को फीड करने लगता है। लू करके सारे के सारे वाइटलिटी पिल्स को खाने लगती है और नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आना शुरू हो जाता है। तुमने सेकंड ग्रेड वाइटलिटी पिल दिया है इसलिए 30,000 गुना रिपरेशन ट्रिगर हुआ। लू अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है लेकिन उसके बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलती है जो जाओ के तरफ में बढ़ती है और जाओ कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था और सारी एनर्जी एक पिल के अंदर में समाने लगती है और जाओ उसे देखकर कहता है कि वाह ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है और नोटिफिकेशन कहता है कि तुमने 7th ग्रेड मेरो क्लिनसिंग पिल ऑब्टेन किया है। ये तो सचमुच में मेरो क्लिनसिंग पिल है। इस बार मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, मुझे बहुत ही अच्छा चीज मिला है। ओरिजिन नरिशिंग पिल के समान मेरो क्लिनसिंग पिल भी तुम्हारे फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करता है, साथ में तुम्हारे वाइटलिटी को नरिश करता है, लेकिन ये बस एक बोनस इफेक्ट है। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका ये है कि कल्टीवेटर के रूट बोन एप्टीट्यूड को ये इम्प्रूव करता है। मेरा जन्म प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ है। अगर मैं अपने एप्टीट्यूड की बात करूं तो वो सारे मॉडल्स के बीच में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर मैं सेक्ट के फेवर्ड जीनियस के साथ में कंपैरिजन करूं तो मेरा एप्टीट्यूड उनके बीच में बहुत छोटा है। सबसे ज्यादा चलने और आसमान में सबसे ऊपर उड़ने के लिए मुझे अपने रूट बोन एप्टीट्यूड के लिमिट को सरपास करना होगा। और जाओ इस पिल को कंज्यूम कर लेता है, उसके बॉडी में रिएक्शन होना शुरू होता है। वो कहता है अपने मन में कि ये मेडिसिनल पावर है। चलो अब मैं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इसका रिफाइनमेंट करना होगा। और अपने दोनों पैरों को मोड़कर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही वो ध्यान में मग्न होता है उसका पूरा बॉडी सुनहरी ऊर्जा से घिर जाता है। वैसा लगता है जैसे कि वो पहले से अब कई गुना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। और फिर जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन करके उठता है वो कहता है कि जल्दी से जाकर मुझे बात ले लेना चाहिए। और तभी लू भी जाग जाती है, कहती है कि अचानक से ये इतनी गंदी बदबू कहाँ पर से आ रही है, मेरे ख्याल से ये तुम्हारी ही ऊपर से आ रही है, जल्दी से यहाँ
यहाँ जाओ और बाथ लेकर वापस आओ। जाओ के पूरे बॉडी में पानी के फव्वारे गिरने लगते हैं। वो अपने पूरे बॉडी को टॉवेल से अच्छी तरह से साफ करने लगता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन को करने की वजह से उसका पूरा बॉडी बहुत बुरी तरह से बदबू मार रहा था। लू भी आ जाती है और कहती है पर्दे को हटाते हुए कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में हुआ है? तो क्या ओरिजिन नरिशिंग पिल का इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा होता है? बस तुम्हारा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे बॉडी को इतना प्योरीफाई नहीं कर सकता कि तुम इस लेवल तक पहुंच सको, तो क्या तुमने इसके साथ कुछ दूसरा पिल भी कंज्यूम किया था? और साथ ही वो जाओ के बॉडी को भी साफ करने लगती है। साफ करना तो अलग बात है, वो तो बस जाओ के बॉडी को टच करना चाहती है। और जाओ अपने मन में कहता है, अगर मैंने सीनियर सिस्टर से ये कहा कि अचानक से मुझे मेरो क्लिनसिंग पिल मिल गया था, तो इस बात को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जाओ लू को डोमिनेट करते हुए दीवार पर सटा देता है। कहता है कि मेरे ख्याल से सीनियर सिस्टर, इसका क्रेडिट आपके डुअल कल्टीवेशन को मिलना चाहिए। वैसे भी सीनियर सिस्टर लू, आपको नहीं लगता कि आपका कोर फॉर्मेशन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है? वहीं पर लू हिचकिचाते हुए ब्लश करने लगती है। वो कुछ बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। लेकिन जाओ लू के एकदम नजदीक चला जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, इन सारी चीजों में गलती मेरी ही है। आपके जूनियर ब्रदर ने एफर्ट अच्छे से नहीं लगाया, इसी वजह से आपका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगाऊंगा। अब मैं जो करने वाला हूँ वो सब कुछ आपके लिए फ्री है। पर्दे के पीछे में दोनों का कर्म कांड डुअल कल्टीवेशन एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। दोनों ही छपा छप थपा थप लगे पड़े हैं। और वहीं पर लू कहने लगती है कि तुम सचमुच में बहुत बड़े पागल हो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ये सब कुछ कंटिन्यूअसली ऐसे करते रहे तो तुम मर भी सकते हो। और जाओ कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर, आपके लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। बस आप एक बार जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर लीजिए। डुअल कल्टीवेशन की वजह से लू बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके बॉडी में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है। वो बिस्तर पर ऐसे बिछ गई है जैसे कि उसके अंदर में जान ही नहीं है। वहीं पर जाओ, जो अब पूरी तरीके से स्वस्थ और बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, वो कहता है अपने कपड़ों को पहनते हुए कि सीनियर सिस्टर, आप अपना और अपने ब्रेक थ्रू होने का ध्यान रखिए। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर बाहर में क्या कुछ चल रहा है। सिस्टम कहता है कि तुमने सक्सेसफुली अपने प्योर यांग एनर्जी को प्लग कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा 10 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर रेड यांग पावर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। और जाओ एक से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवी जगह जंप करते हुए अपने आप में मुस्कुरा कर कहने लगता है, तो क्या यही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की असली पावर है? मेरा पूरा बॉडी बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहा है। अब बस एक बार मुझे फ्लाइंग स्वार्ड मिल जाए, उसके बाद मैं आसमान और समंदर के ऊपर अपने खुद के स्वार्ड से चक्कर लगाऊंगा। सीन आउटर सेक्ट मार्केट की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर जाओ पहुंच गया है अपने लिए एक फ्लाइंग स्वार्ड लेने के लिए। शॉप ओनर एक फ्लाइंग स्वार्ड देते हुए कहता है कि डायोस्ट, आप बहुत ही ज्यादा जेनरस हैं, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ बॉक्स से स्वार्ड निकालते हुए अपने मन में कहता है, ये है स्टार गार्डिंग स्लेयर, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटोरिक आयरन से बना है। स्वार्ड बॉडी के अंदर स्टार वॉर्टेक्स अराय बनाया गया है, जो कि स्टार के पावर को अब्सॉर्ब करते हुए फ्लाइंग स्वार्ड के ताकत और हमला करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सिर्फ इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को खरीदने के लिए मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़े। अब मैं ये सोचता हूँ कि आगे जब भी मैं किसी को कुछ दूंगा तो मुझे बदले में क्या कुछ मिलेगा। पीछे से कोई कहता है कि फाइनली प्रीटी बॉय, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होकर साइड की नजरों से उन्हें देखता है, तो ये एक जॉइंट मस्कुलर सिंग वाला बंदा है जो गुस्से में जाओ की तरफ बढ़ रहा है। और उसे देखते हुए जाओ कहता है, अरे ये तो न्यूटी है। तो ये है न्यूटी, जो कि आउटर डिसाइपल है। साथ ही ये च्यू जियोरान का एक आगे पीछे घूमने वाला पालतू कुत्ता है, जो कि उसके तलवे चाटता है। इससे पहले भी कई बार ये मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आया था, लेकिन हर बार च्यू जियोरान ने इसे रोक दिया था। न्यूटी ऑक्स डीमन ब्लडलाइन का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। इसका स्ट्रेंथ सेम रेल्म के ह्यूमन कल्टीवेटर्स को पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि मेरे करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ये एक परफेक्ट शिकार है। न्यूटी गुस्से में आग बबूला होकर जाओ के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तूने सीनियर सिस्टर चू के साथ में दोबारा से टाइम स्पेंड किया है, तो बता मुझे क्या ये बात सही है? जाओ न्यूटी के हाथ को पकड़कर अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है, तो क्या अगर मैंने उसके साथ में टाइम स्पेंड किया है तो तू कर ही क्या लेगा? न्यूटी तो और भी ज्यादा गुस्से में आता है, दांत पीसते हुए कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपने पावरफुल फिस्ट को तैयार करता है। उसकी नसें दिखने लगती है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा,
क्योंकि मैं किसी को बचाने ही नहीं दूंगा। तेरी हालत मैं इतनी बदतर कर दूंगा कि तू अपने जीने पर पछताएगा। आज मैं तुझे हेल भेज कर ही रहूंगा। न्यूटी जाओ के ऊपर में पावरफुल फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन जाओ अपने हाथ से उसे वहीं पर ब्लॉक कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि सुनहरी एनर्जी का एक शील्ड सामने आ गया है। लेकिन साथ में ये भी दिखता है कि जाओ को उससे डील करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मारने की तेरी इच्छा को मैं पूरा होने नहीं दे सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस ज़िंदगी में रहकर मैं तुम्हारी सिस्टर चू के साथ में और ज़्यादा मस्ती करना चाहता हूँ। न्यूटी कहता है, अच्छा तो तू भी अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल में पहुंच चुका है, लेकिन तू इससे ये मत सोचना कि अगर तूने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तू मेरा सामना कर सकता है, क्योंकि ये नामुमकिन है। मैं तुझे चींटी की तरह अभी भी मसल सकता हूँ। वो अपने बॉडी में और ज़्यादा पावर्ड अप करने लगता है और गुस्सा तो उसके चेहरे में साफ साफ दिखाई दे ही रहा है और वो कंटिन्यूसली जाओ के ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक करने लगता है। इसे कहते हैं बराज फिस्ट अटैक। अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे फुल पावर के सामने में तू टिक भी पाता है या नहीं, लेकिन जाओ को तो इससे डील करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, देखो न्यूटी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्ट्रेंथ में तो बिल्कुल भी कमी नहीं लग रही मुझे, लेकिन तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। और वही न्यूटी कहता है कि अपने भद्दे से मुंह को बंद कर। जाओ अपने मन में कहता है, रेड यंग सेकंड बॉडी सचमुच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और मैं इजीली न्यूटी को हैंडल कर रहा हूँ, जो कि आउटर सेक्ट के टॉप 100 लोगों में से एक है। तुम्हारे ये बिल्लियों जैसे पंजों के अटैक से मैं अब बहुत उब चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि इन सबको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। एक झटके में अपने हाथ को पीछे लेते हुए बराज फिस्ट अटैक को वहीं पर ही रोक देता है। अनस्टेबल होते हुए न्यूटी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जाओ अपने फिस्ट को तैयार करता है। उसके हाथों से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। न्यूटी के नजदीक पहुंचकर सीधा उसके मुंह पर एक जबरदस्त मुक्के से अटैक करता है। न्यूटी अटैक से नहीं बच पाता, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर धराशायी होता है। उसके जो टटपुंजी होते हैं, सबसे बीच वाला बोलता है कि बॉस न्यू, और उसके लेफ्ट वाला बंदा बोलता है क्या आप ठीक हैं, और सबसे राइट वाला बंदा कहता है कि आखिर ये कीड़े जैसा लड़का इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उसके तटपुंजी सहारा देकर न्यूटी को उठाते हैं और लेफ्ट वाला बंदा कहता है कि बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बॉस न्यू को इंजर्ड किया है। क्या तुझे थोड़ा भी आइडिया है कि सेक्ट के अंदर में न्यू फैमिली का क्या स्टेटस है। जाओ कहता है कि हाँ वो मैं भूल गया था, लेकिन अब जब तूने मुझे याद दिला दिया है तो इसका मुझे कुछ करना होगा। फिर वो अपने बॉक्स से स्वार्ड को निकालता है और इशारा करते हुए कहता है जाओ। स्वार्ड बंदे के कान से होते हुए सीधा दीवार पर जाकर लगता है और वहीं पर धंस जाता है। यह बंदा पसीने में भीग चुका है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे पता भी है कि तूने अभी अभी जो किया है इसका क्या मतलब है। और जाओ कहता है, क्या तुझे ये बात पता है कि इस स्वार्ड की कीमत क्या है? 30,000 स्पिरिट स्टोन, जिसका मतलब है बिना किसी परेशानी के तुम इस न्यूटी के मेडिकल बिल को पे कर सकते हो। सिस्टम कहता है कि आपने सेकंड ग्रेड फ्लाइंग स्वार्ड दान किया है, इसलिए 1000 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। आपको 5th ग्रेड फ्लाइंग स्वार्ड सेलेस्टियल स्टार हंटर दिया जाता है। जाओ कहता है क्या बस इतना ही? ये तो बस वही है, इतना भी खास नहीं लग रहा मुझे। न्यूटी के साइड किड्स पहले एक दूसरे को देखते हैं, यानी कि वो दोनों जाओ के ऊपर में अटैक करना चाहते हैं और दोनों ही अपने अपने वेपन को बाहर निकालकर बहुत ही गुस्से में जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जाओ को अंदाजा है कि वो दोनों क्या करने वाले हैं, इसलिए वो अपने स्वार्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार है और बिना देरी के अपने स्वार्ड को बाहर निकालते हुए एक डेविलिश लुक में कहता है कि तुम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो अब जबकि मैं रूथलेस एक्ट करने वाला हूँ तो इसके लिए तुम लोग मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने मौका दिया था, तुम लोगों ने मौके का फायदा नहीं उठाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सफेद कलर का एक एनर्जी बड़े ही तेजी से आगे की ओर में बढ़ता है और सीधा इन दो साइड किड्स के ऊपर लगता है, जिससे ये दोनों अपने हाथों से वेपन्स को छोड़ देते हैं और दर्द में कराते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है। किसने छुपकर हमारे ऊपर में अटैक किया है? दम है तो सामने में आओ। और ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा नहीं बल्कि उसका फिगर दिखाया गया है। फिगर तो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही बड़े बड़े बुबरे मौन है। वो कहती है तुम लोगों की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पहले तो तुम ग्रुप करके एक इंसान के ऊपर अटैक कर रहे हो और ऊपर से कंप्लेंट भी कर रहे हो। मैंने अपने इन दो आंखों से देखा है, जो मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कि तुम लोगों ने पीछे से अटैक किया था इसके ऊपर में, और ये लड़की है
मू जियो लिंग, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है। लिंग जाओ की तरफ में गुस्से में आगे बढ़ती है और जाओ अपने बालों को मुस्कुराते हुए ठीक करने लगता है, क्योंकि एक हैंडसम आदमी की पहचान उसके बालों से भी होती है। और गुस्से में चिल्लाती हुई लिंग कहती है कि जाओ, आखिर तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी जान पर बात आ सकती थी? और वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर तुम्हें अपने एनिमी से डील करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसके पेड़ को काट दो और फिर उसके जड़ों को उखाड़ कर फेंक दो। अर्लिंग ये सब बातें उन दो साइड किड्स को देखते हुए कहती है। दोनों ही बोलने लगते हैं कि तुम्हारे इस तरह से बकवास करने का मतलब क्या है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? दूसरा बंदा कहता है कि तुम जानती हो कि हमारे बॉस कौन है? लिंग कहती है कि मेरा नाम मू जियो लिंग है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरा सामना कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो दोनों लिंग का नाम सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा बॉडी में सरसराहट दौड़ उठती है और एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, क्या ये मू जियो लिंग है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए। और दोनों ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। साइड किड 1 कहता है कि जल्दी से भागो, ये सीनियर सिस्टर इनर सेक्ट की है, अगर इसने हमारा चेहरा याद रख लिया तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और साइड किड 2 बोलता है कि बॉस न्यू ने हम लोगों को ये सब कुछ करने के लिए कहा था, इन सब से हमारा कोई भी वास्ता नहीं। लिंग अपने दांत पीसती हुए कहती है, फट्टू साले, बिल्कुल भी दम नहीं है मेरा सामना करने का। अब तुम उन लोगों को छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। और जाओ कहता है कि मैंने क्या किया? मैं तो एकदम इनोसेंट आदमी हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। लेकिन लिंग अपने 2 बुबरे मोन्स को हमारे जाओ के हाथ पर टिकाने लगती है और इस वजह से हमारे जाओ के दिल में कुछ तो लड्डू फूटा होगा। लेकिन लिंग ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर तुम कभी भी परेशानी में पड़ते हो तो तुम मेरा नाम ले सकते हो, मुझे इससे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। अच्छी बात तो ये थी कि समय रहते ही मैं इस जगह पर आ गई, वरना तुम मारे भी जा सकते थे। अगर तुम मर जाते तो सोचो मैं शादी किससे करती? मेरे पास तो शादी करने के लिए कोई बचता ही नहीं। जाओ मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि जब से मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से ये छोटी सी लड़की अपनी नजरें मेरे ऊपर में टिकाए हुए हैं। लेकिन इस लड़की की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे प्योर यांग एनर्जी के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि इसे जो सबसे ज्यादा मेरा पसंद है वो है मेरा चेहरा। जाओ को देखती हुई लिंग बहुत ज्यादा ब्लश करती है और वो उसके और भी नजदीक आ जाती है। ऐसा लगता है कि सचमुच में वो जाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जाओ बताता है कि ये है युआन डीमन सेक्ट की स्टूडेंट मू जियो लिंग। बहुत सारे लोग इस बात से अनजान है कि इसके 2 साइड है, एक तो बहुत ज्यादा क्रूअल और दूसरा जो ये हमेशा मेरे साथ में दिखाती है, एकदम क्यूट और प्रोटेक्टिव। जाओ लिंग के गालों को खींचने लगता है। लिंग ब्लश करती हुए हमारे जाओ को देखती है और जाओ बोलने लगता है, अल्लल्लल्ल मेरा बाबू दोंदो पापा धीना सोना। वैसे तुम्हें जो ये लगता है कि मेरी मौत आसानी से हो जाएगी तो इस मामले में थोड़ी सी गलत हो। और लिंग कहती है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड के ऊपर में कोई भी खतरा नहीं मंडराना चाहिए, अगर कोई खतरा आता भी है तो सबसे पहले वो मुझसे होकर गुजरेगा। चलो अब जल्दी से मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपने साथ किसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ। यकीन मानो वो जगह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और जाओ के हाथ को पकड़कर वो खींचते हुए उसे ले जाने लगती। दोनों के बॉडी के ऊपर में रेड कलर की एनर्जी दिखाई देती है। हमारी लिंग किसी भी प्रकार के स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करती उड़ने के लिए, क्योंकि वो खुद कैपेबल है उड़ने के लिए। जाओ मन में कहता है कि इतनी ऊंचाई में उड़ना, वो भी बिना किसी फ्लाइंग स्वॉर्ड के, ये मेथड सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को ही सिखाया जाता है। आखिर इस छोटी सी लड़की का एग्जैक्टली कल्टीवेशन लेवल है क्या जो कि इस तरीके के पावर से पजेस्ड है? और वुश करते हुए एक जंगल के बीचों बीच बने घर के सामने में दोनों लैंड करते हैं। जाओ कहता है कि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत भारी मात्रा में है, तो क्या ये युआन डीमन सेक्ट का कोर होली लैंड हो सकता है? लिंग अपने दरवाजे को खोलते हुए जाओ को देखकर बोलती है कि तुम आखिर बाहर में खड़े खड़े करके आ रहे हो, जल्दी से अंदर आओ, ये मेरा घर है। जाओ मन में कहता है, तो क्या ये लड़की एक पर्सनल डिसाइपल है? फिर लिंग से पूछता है, तो लिंग क्या तुम यहीं पर रहती हो? और लिंग बोलती है, वैसे जब मेरे पास फ्री टाइम होता है या मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है तो बुक्स पढ़ने और सोने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। वैसे काफी टाइम हो गया था मैं यहाँ पर नहीं आई थी। यूहू बोलकर सीधा बेड के ऊपर में छलांग लगा देती है और कहती है पीछे मुड़कर ब्लश करते हुए कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे पास में आओ। और सचमुच में लिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। और जाओ थोड़ा सा परेशान है, वो साइड की नज़रों से लिंग को देखते हुए कहता है
कि तुम कुछ भी करने का ट्राई मत करना, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लिंक कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि अपने फालतू के दिमाग में बकवास की बातें बिल्कुल भी मत लाओ। आखिर तुम सोच के आ रहे हो, मानती हूँ कि तुम्हारा बहुत सारी लड़कियों के साथ में यहाँ मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन फिर भी जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। और कुछ बुक्स को पकड़कर जाओ की तरफ में फेंकती हुई बोलती है कि ये लो, मैं तुम्हें ये सब कुछ देना चाहती थी। जाओ देखता है कि एक बुक ट्रू चैप्टर ऑफ स्वाड कंट्रोल का है और दूसरा बुक है वन की मिस्टिक हार्ट स्वाड आर्ट का। लिंक मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्वाड कंट्रोल पर कल्टीवेट करना चाहता हूँ। और लिंक कहती है मैंने देखा था कि ज्यादा समय नहीं हुआ है कि तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है और वहीं तुम मार्केट चले गए ताकि फ्लाइंग स्वाड बाय कर सको, तो मैंने गेस कर लिया कि तुम शायद स्वाड कंट्रोल को सीखना चाहते हो। और हाँ, इन दो बुक्स के साथ में मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्वाड भी देना चाहती हूँ, तो तुम इसे भी रख लो। ये एक 4th ग्रेड कोल्ड एट्रीब्यूट फ्लाइंग स्वाड फ्रोस्ट फॉइल है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि तुम्हारा प्योर यांग एनर्जी तुम्हारे पूरे बॉडी में फैलता जा रहा है, तो ये फ्लाइंग स्वाड तुम्हारे इवल फायर को दबाने में मदद करेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी गंदी गंदी चीजें चले। जाओ ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है सचमुच में तुम तो बहुत ज्यादा थॉटफुल हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोच लिया। लिंक कहती है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुककर अपने स्वाड कंट्रोल को कल्टीवेट करो कुछ दिनों के लिए। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ मैटर्स को हैंडल करने के लिए वापस जाना होगा। जैसे कि तुमने अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो तुम्हें किसी का भी सर्वेंट डिसाइपल बनने की जरूरत नहीं है। मेरी कुछ ऐसे लोगों से पहचान है जो कि तुम्हारे डिसाइपल टोकन को आउटर सेक्टर लेवल में अपग्रेड करने में मदद करेंगे। लिंक को देखती हुए जाओ कहता है कि बच्ची आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें अच्छे से बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और लिंक ब्लश करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगती है मैं वो इंसान हूँ जिससे आज नहीं तो कल तुम शादी करने वाले हो। और ये सब बातें बोलते हुए लिंग इस जगह से चली जाती है। जाओ उसे जाता हुआ देखकर मन में कहता है कि ये लड़की सच में जानती है कि लोगों से फ्लर्ट कैसे किया जाता है। चलो अभी के लिए सारी बातों को भूल जाओ, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्वाड कंट्रोल पर कल्टीवेट करना। स्वाड कंट्रोल कल्टीवेशन शुरू हो चुका है। चारों तरफ मंत्र दिखाई दे रहे हैं, पेज के पन्ने दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जाओ अपने स्वाड को हाथ में लिए हुए कुछ चीजें कर रहा है जो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कल्टीवेट करने की वजह से बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और जमीन पर धराशायी होते हुए हाफ कर कहने लगता है क्या मैंने मेरो क्लिनसिंग पिल का इस्तेमाल नहीं किया था अपने एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए? इसके बावजूद भी स्वाड कंट्रोल को सीखने के लिए मुझे इतनी डिफिकल्टीज क्यों हो रही है? तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि मेरो क्लिनसिंग पिल जो है उसने सिर्फ मेरे फिजिकल बॉडी के एप्टीट्यूड को इम्प्रूव किया है, ना कि मेरे सोचने समझने की क्षमता को? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी मेरे पास में सिस्टम है, लेकिन फिर भी अगर मेरे अंदर दिमाग ही नहीं होगा तो मैं इन सब को कैसे समझूंगा? अगर जल्दी से मुझे इसका कोई इलाज नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ कि रो रो कर मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। अरे खूबसूरत क्यूट से दिखने वाली डिमोनिक बकरी घास खाते हुए जाओ के सामने से गुजर रही है। जाओ चौंक कर इस बकरी को देखता है और ये बकरी ये देखती है कि जाओ उसे एक टक देखे जा रहा है। बेचारी कंफ्यूज होकर कहने लगती है अपने आप से कि आखिर ये बंदा किस नजर से मुझे देख रहा है, कहीं ये मेरा बकरी मीट बनाकर खाने का तो नहीं सोच रहा। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ इसे, अगर ये मेरी बातों को समझ रहा है तो मेरा मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं घास खाती हूँ। जाओ बकरी के मुंह के सामने आ जाता है, कहता है अगर मैं एक जानवर को भी कुछ देता हूं तो उसे भी काउंट किया जाएगा। अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज मैं सिस्टम को ट्रिगर करूंगा तुम्हारी मदद से। और बकरी बेचारी जो कुछ भी नहीं समझ पा रही है वो घास को न खाते हुए एक टक जाओ को ही देख रही है, क्योंकि वो घबराई हुई है आखिर ये इंसान किस तरह से उसे घूर रहा है। और जाओ एक डेविलिश लुक में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा बोर हो चुके हो, मैंने इसे देख लिया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन टेबल। जाओ ने सिखाना शुरू कर दिया है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। और बेचारी जो बकरी है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिर जाओ उसके साथ में ये सब कुछ क्या कर रहा है। लेकिन सिस्टम तो बहुत ही बड़ा गधा है। वो बोलता है कि तुमने एक डीमन बीस्ट के
अंधकार भरे जीवन में उजियाला लाया है। तुमने उसे ज्ञान की परिभाषा सिखाई है जिसने ट्रिगर कर दिया है 100 गुना रिटर्न। होस्ट के सोचने समझने की क्षमता बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज हो चुकी है। जाओ कहता है कि ये तो सचमुच में काम कर गया, मैंने तो मजाक मजाक में ये सब कुछ कर दिया था। जाओ लिंक के द्वारा दिए गए सारे बुक्स के टेक्निक और उनके इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने लगता है। कुछ समय के डीप स्टडी के बाद जाओ अपनी आंखों को खोलता है, कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। पहले जो कुंफू मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं उसे आसानी से समझ पा रहा हूँ। मेरे जैसे ट्रांसमिग्रेटर के लिए इस वर्ल्ड के अंदर इतने अमाउंट का एप्टीट्यूड बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। मुझे और ज्यादा अपने एप्टीट्यूड को इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे अपने दिमाग की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। उसकी नजर दोबारा से डिमोनिक बीस्ट के ऊपर में पड़ चुकी है। बेचारा थोड़ी देर पहले ही मल्टीप्लिकेशन सीख कर थक गया था, वो आराम कर ही रहा था, लेकिन जाओ ने उसे दोबारा से देख लिया है। वो पकड़ लेता है उसे, कहता है तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम में सीखने की ललक है। तुम ब्रह्मांड की सारे ज्ञान को अपने अंदर में समाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा टीचर आज तुम्हें एक नया सब्जेक्ट सिखाऊंगा जिसे कहते हैं ज्योमेट्री थ्योरम। बेचारा डिमोनिक बिस्ट हमारी दुनिया का बकरा बन चुका है। उसे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जाओ उसे सिखाया जा रहा है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि तुमने इस बकरे को बहुत ज्यादा बकरा बना दिया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग का जो क्षमता है वो और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। बेचारे बकरे का सर घूमने लगता है। वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, मुझे बस आराम से घास चरने दो, मेरे लिए वही काफी है। और सिस्टम आकर कहता है कि तुम अब इसके दिमाग को और ज्यादा ज्ञान से नहीं भर सकती, इसलिए बेचारे बकरे को बख्श दो। और जाओ कहता है लगता है कि सिस्टम ने मेरे बुद्धि क्षमता को बढ़ाने में लिमिट लगा दिया है, इसी वजह से मैं अब इस बकरे को पढ़ा लिखा करके गाय नहीं बना सकता। लेकिन अब तक जितना मैंने अपने बुद्धि को तेज कर लिया है, इससे मेरे कल्टीवेशन मेथड को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए अपनी पहली टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, द वज्रा फिस्ट। सेकंड टेक्निक वाइन रेड थंडर आर्ड और एक रेड कलर की लाइटनिंग सीधा इस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर लगती है। बेचारा बाल बाल किसी तरह से डॉज करके अपने आप को बचा पाता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से घबरा चुका है। थर्ड टेक्निक 3 टैलेंट 6 फेट डिविनेशन आर्ट। बेचारा डिमोनिक बीस्ट घबराते हुए कांप जाता है, कहता है कि अब आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे जियोमेट्री सिखा रहा था, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाया, अब जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है सारा का सारा मेरे ऊपर में कर रहा है। लगता है ये आदमी आज मेरा बकरा बिरयानी बनाकर ही रहेगा। जाओ सारे बुक्स को पीछे फेंक देता है, कहता है कि ये सारे के सारे येलो रैंक टेक्निक्स है जो कि अब मेरे करंट स्टेट के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसके अलावा मैंने इन सारे टेक्निक्स को मेमोराइज कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं दोबारा से इसे एक न्यू बुक में राइट करके लोगों के पास जाकर सेल कर दूंगा, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे और स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। बकरी के साथ में इतना बुरा तरह से बर्ताव किया गया था, लेकिन फिर भी बकरी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो अपने मुंह में कुछ हड्डी जैसा दिखने वाला चीज को दबाकर करते हुए जाओ के सामने में आ जाती है। जाओ कंफ्यूज होकर उस बकरी के मुंह पर जो चीज मौजूद है उसे देखता है और उसके बाल को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम अपने इस हड्डी को मुझे देना चाहती हो? और ये बकरी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो कितनी प्यारी हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सूप तैयार करूंगा बाद में। लेकिन इस हड्डी जैसे दिखने वाली चीज को जाओ बड़े गौर से देखता है तो वहां पर से पिंक और व्हाइट कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और जाओ कहता है, क्या ये केओस स्वान मिंग आर्ट है? अरे वाह, कमाल हो गया, इस छोटे से क्यूट से बकरे ने तो मुझे एक नया टेक्निक दे दिया है। शायद अब मुझे इस टेक्निक को ही सीखना चाहिए। सिस्टम कहता है केओस स्वान मिंग आर्ट डिटेक्ट किया गया है, ऑटोमेटिकली लर्निंग चालू है। लेकिन इस टेक्निक को सीखने की वजह से जाओ के सर में बहुत तेज दर्द उठता है। उसके पूरे बॉडी में पर्पल और पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है। जाओ इस टेक्निक को हैंडल नहीं कर पाता, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। और जाओ की ऐसी हालत देखते हुए बकरी बुरी तरह से घबराते हुए भागने लगती है। मेरे बुद्धि की क्षमता ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म के लिमिट तक पहुंच गई है, इसीलिए शायद मैं इस टेक्निक को सीख नहीं पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक अर्थ रैंक यहाँ तक कि हेवन रैंक टेक्निक हो, जिस वजह से मैं इसे समझने में नाकामयाब हो रहा हूँ?
हूँ। लिंग वापस आ चुकी है, जाओ से कहती है कि जाओ आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारा शरीर मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा है। ये सारी की सारी मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतने डिफिकल्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए दिया था। और जाओ कहता है मुस्कुराते हुए कि नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जल्दी बेनिफिट लेने के लिए कल्टीवेशन में जल्दबाजी नहीं किया करते। और वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो चलो जल्दी से अपने मुंह को खोलो और बोलो जाओ खाना खाते हुए कहता है कि अब जबकि लिंग इस जगह पर है तो इसका मतलब ये नहीं। और अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए लिंग को देता है वो हड्डी जैसे दिखने वाला केओस टेक्निक। कहता है कि ये टेक्निक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए किसी काम की हो। लिंग इस टेक्निक को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है, कहती है कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक कहाँ पर से मिला। और जाओ बताता है कि एक बकरे जैसे दिखने वाले छोटे डिमोनिक बीस्ट ने मुझे दिया था। मैंने इस टेक्निक को काफी सीखने की कोशिश की लेकिन मैं सीखने में नाकामयाब रहा। हो सकता है कि अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो तुम इसे सीख जाओ। लिंग इस टेक्निक को देखते हुए कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये केओस सुआन मिंग आर्ट है। सिस्टम कहता है कि होस्ट आपने अर्थ रैंक टेक्निक केओस सुआन मिंग आर्ट गिफ्ट किया है, इसलिए 60 फोल्ड रिटर्न ट्रिगर हुआ। जाओ मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था। सिस्टम कहता है कि इसके बदले में आपको अर्थ रैंक हाई ग्रेड टेक्निक प्योर यांग सुआन मिंग आर्ट दिया जाता है। प्योर यांग सुआन मिंग आर्ट होस्ट के रेड यांग सेकेंड बॉडी के साथ में कंफर्टेबल डिटेक्ट किया गया है। तो क्या आप इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे? जाओ यस पर क्लिक करते हुए कहता है कि ये भी कोई बोलने की बात है, बेशक मैं इंप्रूव करना चाहूंगा। लिंग अभी भी गहरी सोच में दिखाई पड़ती है और जाओ अपने मन में कहता है कि इंप्रूवमेंट में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता और मैं लिंग को इस पर बिल्कुल भी शक करने नहीं दे सकता। लिंग चिल्लाती हुई कहती है कि उस बदबूदार कुत्ते ने दोबारा से मेरे टेक्निक को चुरा लिया। इतना ही नहीं, वो मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को भी जान से मारना चाहता था। और जाओ जो इन सारी बातों से अनजान वो कहता है क्या मुझे जान से मारना चाहता था? और लिंग कहती है कि अच्छी बात यह थी कि तुमने इस टेक्निक के ऊपर फोर्सफुली कल्टीवेशन नहीं किया क्योंकि तुम्हारा प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पर स्वांगमिंग आर्ट केओस एट्रीब्यूट से पजेस है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर में कल्टीवेट किया जाए तो तुम्हारे मेरिडियंस बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोड होंगे जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो बकरा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने जियोमेट्री अच्छे से सीख लिया है। वो जाओ से अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि जाओ ने उसे स्टडी करा के बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। और जाओ इस बात को जानकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर कहता है ओके, अब मैं इस मैटर को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं इस टेक्निक को इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि मेरा दिमागी क्षमता वीक था, बल्कि इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है। लिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, हर एक टेक्निक तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जाकर तुम्हारे लिए सूटेबल टेक्निक्स को कलेक्ट करके लाऊंगी। लेकिन इन हाई लेवल टेक्निक्स के ऊपर कल्टीवेट करने से पहले तुम्हें बेसिक टेक्निक के ऊपर में कल्टीवेट करना होगा जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। जाओ लिंग को देखते हुए कहता है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करती हो, लिंग बताओ मुझे कि आखिर तुम मेरे लिए क्या प्लॉटिंग कर रही हो। और लिंग जाओ के चेहरे को पकड़ते हुए कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी प्लॉटिंग नहीं कर रही हूँ। मेरे दिल की तो बस एक ही इच्छा है कि तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। अपने आप को तुम मुझे सबमिट कर दो और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे डाउ कंपेनियन बन जाते हो तो इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि युआन डीमन सेक्ट में तुम्हें खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, ना ही पीने की, और ना ही किसी की हिम्मत होगी कि तुम्हारे सर से एक बाल तक को उखाड़ सके। जैसे ही लिंग जाओ के नजदीक पहुंचती है तभी हम छत के ऊपर में देखते हैं कि पिंक कलर की एनर्जी फैल चुकी है। जाओ और लिंग कंफ्यूज होकर ऊपर की तरफ में देखने लगते हैं क्योंकि एक प्रेशर उनके ऊपर में पड़ने वाला है। दोनों ही बहुत बुरी तरीके से परेशान है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और एक पिंक और व्हाइट कलर की एनर्जी बड़ी ही तेजी से आकर इस पूरे घर को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इस प्रेशर की वजह से लिंग को तो उतना खास असर नहीं होता, लेकिन जाओ अपने घुटने पर आ चुका है और लिंग कहने लगती है कि जाओ क्या तुम ठीक हो। एक न्यू कैरेक्टर का अपीयरेंस होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसे देखते हुए जाओ अपने मन में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है कि इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, आखिर ये इंसान है कौन। लेकिन लिंग जानती है कि ये पर्सन कौन है। वो कहती है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जाओ कहने लगता है क्या मास्टर, ये लिंग की मास्टर है। और मास्टर कहने लगती है क्या अब तुम मुझसे सवाल पूछोगी
कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? क्या मेरा प्रेजेंस तुम्हें ये बात को बता नहीं रहा है कि जो तुम करने वाली थी मैं उसे यहाँ होने से रोकने के लिए आई हूँ? और सचमुच में ये भी एक स्वर्ग की अप्सरा है जो सीधा स्वर्ग से जमीन की ओर आ रही है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसे देखने के बाद तो मेरा भी मन एक बार के लिए डोल उठा। लिंग झुककर ग्रीट करती हुए कहती है कि आपकी ये डिसाइपल आपके अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं करेगी, लेकिन जाओ अभी भी अपने घुटनों पर ही है। मास्टर कहती है कि लिंग, तुम मेरी सबसे वैल्यूएबल डिसाइपल हो जिसकी मैं बहुत ज्यादा कद्र करती हूँ। मेरी ये दिली इच्छा रही है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे पोजीशन के साथ रहो और सेक्ट सेंट बनो, लेकिन तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या बनती जा रही हो। तुमने अपने कल्टीवेशन तक को छोड़ दिया और अपने घर के अंदर में एक सर्वेंट डिसाइपल के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हो। जाओ थोड़ा परेशान होकर मन में कहता है कि ये सेक्ट सेंट दरअसल लिंग की मास्टर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा है। लिंग घुटनों पर आकर कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है। मास्टर हवा में अपने स्वाड को निकाल कर कहती है कि अब जबकि तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें अपनी गलती को सुधारने का एक और मौका दे रही हूँ। अपने हाथों से जान से मार दो इस सर्वेंट डिसाइपल को और इसके साथ सारे के सारे रिश्ते तोड़ दो और मेरे पीछे आओ पर्पल क्लाउड पिक इंटरक्लोज डोर कल्टीवेशन में 30 सालों के लिए। अपने स्वाड को लिंग के सामने में फेंक देती है। लिंग घबरा जाती है और सीधा मास्टर के पैरों को पकड़ती हुए कहती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसका जाओ से कोई भी लेना देना नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैंने जाओ को जान से मार दिया तो आपके इस डिसाइपल के डाव हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। मुझे डर है कि मेरा कल्टीवेशन आगे नहीं जा पाएगा और ना ही मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊंगी। मास्टर गुस्से से लिंग को देखती हुए कहती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? सोच लो इसके बदले में मैं क्या कर सकती हूँ। फिर से एक बहुत ही भयंकर प्रेशर आता है। जमीन पूरी तरह से उधड़ चुकी है, हर जगह से जमीन फटने लगी है। जाओ और लिंग दोनों ही जमीन पर समाने लगे हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस मुसीबत से ये दोनों एक दूसरे को कैसे निकाले। लेकिन हमारा जाओ अपना पूरा ताकत लगाते हुए लिंग को बचाने के लिए आगे बढ़कर मन में कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो सेंट है ना वो एक ही बार में हम दोनों का खात्मा कर देगी। लिंग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है, लेकिन जाओ आकर अपने हाथ को लिंग के कंधे पर रखता है और लिंग कहती है कि जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमारा जाओ लिंग को अपने बाहों में भर लेता है, कहता है कि जल्दी से मेरे स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी के अंदर में ले लो। मास्टर गौर से जाओ के बॉडी को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारा प्योर यांग बॉडी है? नहीं, शायद मैं गलती कर रही हूँ, तुमने रेड यांग सेकंड बॉडी में अवेकन ले लिया है। जाओ मास्टर के इस प्रेशर से अपने आप को और लिंग को तो बचा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा एक सेंटेंस से एक्सपेक्ट किया था, आपकी नजर सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। और लिंग मुस्कुराते हुए जाओ को देखती है। मास्टर अपने मन में इमेजिन करते हुए कहती है कि एक रेड यंग सेकेंड बॉडी देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। लगता है कि जिस आदमी के ऊपर लिंग की नजर है उस आदमी के अंदर कुछ पोटेंशियल तो जरूर है। लिंग कहती है कि बेवकूफ, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम रेड यंग सेकेंड बॉडी में एंटर कर चुके हो तो तुम्हें बांधकर अपने बेड पर लेटाकर मैं पहले ही कर्मकांड कंप्लीट कर चुकी होती। सेंटेंस खांसते हुए सबका ध्यान अपने तरफ में लेती है और लिंग सर झुकाते हुए कहती है कि मास्टर, आपकी ये डिसाइपल कुछ ज्यादा ही बोल गई बिना सोचे समझे। और जाओ कहने लगता है कभी कभी ये बकवास की बातें करती है तो आप इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए। मास्टर कहती है कि आज की सारी बातों को भूल जाओ लिंग, तुम्हारे भलाई के लिए मैं आज इसकी जिंदगी को बख्श दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। लेकिन तुम वापस जाओगी आउटर सेक्ट में कल्टीवेट करने के लिए और जब तक तुम नेसेंट सोल रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती तुम बाहर नहीं निकलोगी। और फोर्सफुली लिंग को कैप्चर करके ले जाने लगती है। जाओ ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और जाते जाते मास्टर कहती है कि लिंग को ढूंढते हुए तुम हमारे तक आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जाओ घबराते हुए मन में कहता है कि ये बहुत ज्यादा खौफनाक था, अगर सेंटेंस चाहती तो बिना पल गवाए मुझे एक ही झटके में जान से मार सकती थी। बस उसका थॉट चेंज हो गया, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो स्ट्रेंथ की है और मुझे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा क्योंकि इस जैसे और भी लोग हैं जिनका आगे जाकर मेरे साथ सामना होगा। सीन सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दिखाया जाता है जहां रास्ते में बहुत ही ज्यादा चहल पहल है और जाओ एक रूम के अंदर में अपनी एंट्री दे चुका है। वो अपने पास में मौजूद सारे स्क्रोल्स और वेपन्स को निकालते हुए कहता है,
इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्री बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन फिर भी मुझे अर्थ रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक मिल गया, 4th ग्रेड फ्लाइंग स्वार्ड मिल गया। मेरे लिए ये सफिशिएंट है। सिस्टम जल्दी से एम्पावरमेंट स्टार्ट करो, और सिस्टम कहता है कि ठीक है होस्ट, हम आपकी बात को समझ गए। जाओ कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके पूरे बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है। वो अपने मन में कहता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन से कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा फास्ट है। शायद इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कल्टीवेशन इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है। सिस्टम एक अलर्ट का नोटिफिकेशन दिखाते हुए कहता है कि आसपास में हेवन और अर्थ का स्पिरिचुअल एनर्जी होस्ट के लिए इनसफिशिएंट है। तो होस्ट, क्या आप ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहेंगे? जाओ कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो यस पर क्लिक कर देता है। जाओ के चारों तरफ बहुत सारे स्पिरिट स्टोन आ जाते हैं। जाओ कहता है ये तो पहले के स्पिरिट स्टोन है, लेकिन ये स्पिरिट स्टोन अब सीधा हवा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन तभी जाओ के बॉडी में कुछ अजीबो गरीब सा रिएक्शन होने लगता है। वो एक डेविलिश लुक में कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में तैर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना हूं। ये सारे प्रोसेस के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, awesome। मजा आ गया। आसपास के घरों में सभी जगह लाइट बंद है, लेकिन जिसके यहाँ लाइट जल रहा है वो है हमारा जाओ, क्योंकि उसके पूरे बॉडी के अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ रही है। इसी वजह से चारों तरफ उजियाला ही उजियाला। भले ये उजियाला घर को पार नहीं कर पाया तो क्या हुआ, जाओ का कल्टीवेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी धुआंधार कल्टीवेट किया जा रहा है। उसका पूरा बॉडी के चारों तरफ हम लोगों को गोल्डन कलर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि छप्पर फाड़ के स्ट्रांग बनने वाला है जाओ। कल्टीवेशन जैसे ही खत्म होता है वो अपने आसपास देखता है, जितने भी स्पिरिट स्टोन आए हुए थे वो सारे के सारे डिसअपेयर हो चुके हैं, क्योंकि जाओ ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर दिया है। वो कहने लगता है कि ये स्पिरिट स्टोन जो मैंने अब तक बचाए हुए थे, इनकी संख्या लगभग 70,000 थी, और वो एक ही रात में मैं इस्तेमाल कर गया। ओह कमाल हो गया। लगता है मैंने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया है। मेरा फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट अब 3rd लेयर में पहुंच गया है। एक रात में इतने दूर तक आना ये बुरी बात नहीं है, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है मुझे। जाओ अंगड़ाई लेते हुए बाहर की तरफ में निकलता है, कहता है नेक्स्ट बार मुझे एक फिगर आउट करना होगा। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन चाहिए, क्योंकि मैंने रात भर में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन कंज्यूम कर लिए। तो अगली बार के लिए मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। लेकिन तभी 2 लोग आते हुए कहते हैं क्या तुम ही जाओ मुँह हो? और जाओ कंफ्यूज होकर सामने देखता है, और ये है कि रिफाइनिंग 8 लेयर सर्वेंट डिसाइपल हु कियांग, जो मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर चू ने तुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपने उन सारे गिफ्ट में से कुछ अपने ब्रदर्स यानी कि हमें भी देने चाहिए, क्योंकि ब्रदर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर में ही तो केयर छुपा है। जाओ अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए मन में कहता है ये इस बंदे का नाम है हु कियांग, जो एक बुली है। वो आदमियों को बुली करता है, साथ में विमेन्स को डोमिनेट करता है, और सर्वेंट क्वार्टर में आकर अपनी मनमानी करता है। अपने आप को वो राजा से कम नहीं समझता। जैसे ही कोई नया सर्वेंट डिसाइपल यहाँ आता है, ये तुरंत आकर पूरी रात भर इसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। इतना मारता है कि बेचारे की हालत अधमरी सी हो जाती है। फिर जाओ मुस्कुराते हुए कहता है अरे हु कियांग बास्टर्ड कुत्ते कमीने, तू दोबारा से चोरी करने के लिए आ गया है। लोगों का पैसा चुरा चुरा कर शायद तेरा मन नहीं भरता है। ऐसा लग रहा है कि चोर चोर के तूने अपने जेब को कुछ ज्यादा ही स्पिरिट स्टोन से भर दिया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हु कियांग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तेरा इससे क्या मतलब है? वो सारा का सारा स्पिरिट स्टोन मेरा है। वैसे भी तुम लोग तो किसी काम के हो ही नहीं, और मैंने उन सारे स्पिरिट स्टोन को अपने लिए बचा कर रखा है, तो तू उस पे बिल्कुल भी अपनी नजर मत डालना। लेकिन तूने अगर मुझे इतना बुरा भला कह ही दिया है, तो अब तू बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। तुझे लगा था कि मुझे कोई भी आकर उकसाएगा और मैं उसे जाने दूंगा। अपने क्लोज को तैयार करके वो जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है, लेकिन जाओ एकदम रिलैक्स है। लगता है स्प्राइट पीकर आया है, और जैसे ही वो जाओ के ऊपर में अटैक करता है, जाओ साइड में हटकर अटैक को डॉच करते हुए मुस्कुरा कर बोलता है कि बच्चे
बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तुझे ऐसा सच में लगता है कि तू इस स्पीड में रहते हुए और इस स्ट्रेंथ के साथ मुझे बीट कर सकता है? तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला सर्वेंट डिसाइपल नहीं हूँ। तेरे मुकाबले में मैं अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सीख मुझसे किस तरीके से ताकतवर बना जाता है। एक ज़बरदस्त मुक्के के साथ हुक यांग अपने आप को नहीं बचा पाता, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो लड़खड़ाते हुए अपने दो तटपुंजुओं के पास में जाकर गिरने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखते हुए उसके तटपुंजिए उसकी फिक्र करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर कियांग, आखिर आपके साथ में ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? कियांग, जिसकी गाल बहुत बुरी तरह से सूज चुकी है, वो खून की खांसी करते हुए कहता, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जाओ अपना स्ट्रेंथ दिखाने लगता है और हु कियांग कहता है, तूने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में? और जाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, अंधा आदमी भी देखकर ये बता सकता है कि मेरा ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन तू अपने घमंड में इतना चूर था, ये नहीं देख पाया। इसलिए अब जो तेरे साथ होगा इसका जिम्मेदार तू खुद है। मुंह से निकल रहे खून को रोकते हुए हु कियांग कहता है कि गधो, खड़े खड़े देख के आ रहे हो, जाओ उसकी हड्डी पसली तोड़ दो। और दोनों फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि ठीक है बॉस, हम समझ गए, चलो जाकर इसका आज खात्मा कर देते हैं। हम अपने बॉस का बदला लेकर ही रहेंगे। और पूरी तरह से तैयार हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जाओ अभी भी एकदम रिलैक्स है। दोनों ने एक साथ जाओ के ऊपर अटैक कर दिया है। जाओ थोड़ा पीछे हटकर अटैक से डॉज कर लेता है। कुछ लोग फाइट को देखते हुए कहते हैं कि देखो जाओ को, उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन अभी वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में है, इसलिए इन दोनों से फाइट करने में उसे दिक्कत हो सकती है। वांग चेन कहता है कि जाओ मु, देखो वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। जाओ अपने अंदर गहरी सांस भरता है, नेक्स्ट अटैक को तैयार करता है। उसके हाथों में रेड कलर की एनर्जी दिखाई देती है और उस रेड कलर की एनर्जी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि दूर हट जाओ मुझसे। और दोनों ही अटैक से नहीं बच पाते और पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। वही मौका पाकर हु कियांग अपना फुल फॉर्म लेते हुए एक टाइगर के रूप में जाओ की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि बास्टर्ड, आज मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जाओ एक हल्का सा फूंक मारता है अपने हाथ पर, क्योंकि उसने अभी अभी दो मुस्टंडों को ठिकाने लगाया है। वहीं पर हु कियांग जो बीस्ट फॉर्म में आ चुका है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाओ के पीछे में है। लेकिन जाओ इन सारी चीजों से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका है। वो मुस्कुराते हुए पीछे के तरफ में हु कियांग को देखता है और साथ ही अपने फिस्ट को भी तैयार करता है जहां से रेड एनर्जी निकल रही है। जाओ दोबारा से हु कियांग के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। हु कियांग खून का फवारा छोड़ते हुए हवाओं में गोल गोल चक्री की तरह घूमता हुआ पीछे की ओर जाता है और सीधा अपने एक साथी के ऊपर में गिरता है। इसी को ही कहते हैं एक तीर पे दो निशाना, मारा एक को लगा दूसरे को। लेकिन हु कियांग अपना इस तरह से बेइज्जती होता हुआ देखकर गुस्से में कहता है कि तू बस इंतजार कर जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। हु कियांग कुछ और बोल पाता, जाओ जंप कर देता है हु कियांग के ऊपर में और बहुत ही बुरी तरह से हु कियांग को कुचल देता है और एक डेविलिश लुक में कहता है कि मुझे लगता है कि तुझे अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि जब भी तू अपने गटर का शटर खोलता है तो वहां से सिर्फ बांस ही मारती है। क्योंकि इस हु कियांग ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया था, इसीलिए सारे लोग एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि जाओ बहुत बढ़िया, फाइनली तुमने हम सबका एक ही साथ बदला ले ही लिया। जाओ कहता है कि गाइस प्लीज मुझे मौका दो थोड़ा सा रिलैक्स करने का, मैं अभी भी फाइट किया हूँ यार। अब जैसे ही भीड़ हटती है तो दुर्घटना तो घटनी ही है। तो वो क्या करता है कि जितने भी इन लोगों के पास में स्पिरिट स्टोन रहते हैं उन सबको चुरा लेता है। लेकिन हु कियांग के बॉडी से अभी भी धुआं निकल रहा है। लगता है जाओ ने कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से पीट दिया बेचारे को। जाओ चिल्लाते हुए कहता है कि देखो ये वो स्पिरिट स्टोन है जो कि हु कियांग ने तुम सबसे चुराया था। आज मैं ये सारे के सारे तुम लोगों को वापस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके राइटफुल ओनर्स तुम लोग खुद हो। सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है और जाओ बिना देरी के स्पिरिट स्टोन को सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और कहता है कि लो
ये सब कुछ तुम लोगों का ही है, क्योंकि इस बंदे ने तुम सबसे लूट कर इस पर कब्जा करके रखा हुआ था। अब तुम लोगों को अपनी सारे स्पिरिट स्टोन वापस मिल जाएंगी। और सारे लोग स्पिरिट स्टोन को पकड़ते हुए कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो, देखो कितने सारे स्पिरिट स्टोन हैं। क्योंकि जाओ ने सारे स्पिरिट स्टोन लोगों को दे दिए हैं, इसीलिए ट्रिगर हो चुका है। सिस्टम कहता है कि आपने 9000 स्पिरिट स्टोन लोगों को गिफ्ट किया है, इसीलिए 1000 फोल्ड रिपरेशन ट्रिगर हुआ। बदले में आपको 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन दिए जाते हैं। जाओ अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ समय के लिए स्पिरिट स्टोन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। वांग चेन, जब से मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहता हूँ। वांग चेन कहता है ये तो एक एनर्जी रिफाइनिंग पिल है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं तुमसे इसे नहीं ले सकता। लेकिन जाओ उसकी एक नहीं सुनता और सीधा उसके मुंह पर पिल को फेंक देता है। कहता है कि बकवास की बातें बंद करो और बस इसे खा लो। सिस्टम कहता है कि तुमने फर्स्ट ग्रेड एनर्जी रिफाइनिंग पिल गिफ्ट किया है, इसलिए 100 फोल्ड रिपरेशन ट्रिगर हुआ। इसके बदले में तुम्हें सेकंड ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल दिया जाता है। जाओ हंसने लगता है। वहीं पर वांग चेन बहुत बुरी तरह से खांसने लगा है, क्योंकि वो पिल उसके गले में फंस चुका है। कहता है कि जाओ, तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया, लेकिन हु कियांग और न्यूटी दोनों ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम एक पावरफुल बैकअप अपने लिए ढूंढ लो। मुझे लगता है कि तुम्हें आउटर सेक्टम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और जाओ कहता है कि हाँ यार, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं भी यही प्लान कर रहा था। वैसे सीन दिखाया जाता है आउटर सेक्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, जहां रूम के अंदर एक आदमी धधकती हुई ज्वाला में पिल रिफाइनिंग कुल्ड्रॉन के अंदर पिल बना रहा है। ये बंदा है आउटर सेक्टम स्टीवर्ड जियांग डिंग कुन, जिसके सामने में कोई आ जाता है और उस बंदे को अपने सामने देखकर जियांग का मुंह बन जाता है। झाओ ग्रीट करते हुए कहता है, मिस्टर जियांग, मेरा नाम है झाओ मू। मिस्टर जियांग झाओ के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपना मुंह झाओ से फेर लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में झाओ को नहीं देखना चाहते यार। अपना पिल रिफाइनिंग का प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर देते हैं। आग और भी ज्यादा भड़कने लगती है। भड़क भड़क के इतनी भड़क जाती है कि कुल्ड्रॉन ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर जियांग इरिटेट होने लगते हैं यार। वहीं पर झाओ कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन ब्लास्ट तो कुछ ज्यादा ही भयंकर था। यहाँ पर पिल रिफाइनमेंट नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब का शायद प्रैक्टिस किया जा रहा था। हर तरफ हम लोगों को धूल का धुंध दिखाया जाता है और अपने सामने से मिस्टर जियांग बहुत बुरी तरह से खांसते हुए इस धूल को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा ब्लेम और गुस्सा झाओ के ऊपर निकालते हुए कहते हैं कि तेरी वजह से मेरा ध्यान भंग हो गया, इसीलिए मेरा पर्पल एनर्जी पिल का ये फर्नेस पूरा का पूरा तबाह हो गया। और झाओ बोलता है, क्या मेरी वजह से? क्या आप मेरे साथ में कोई मजाक कर रहे हैं? और अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बंदे ने खुद जानबूझकर अपने पिल बनाने वाले फर्नेस को बर्बाद किया। इसके गुस्से को अच्छे से जज करने के बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कोई वैल्यूएबल पिल नहीं बना रहा था। लेकिन मेरे सामने अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इस बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर में डाल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ मेरे साथ कर रहा हो? जियांग बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। और झाओ कहता है कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है मिस्टर जियांग? देखिए, मेरे पास में 50,000 स्पिरिट स्टोन है, मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। इतने सारे स्पिरिट स्टोन अपनी आंखों के सामने देखकर चाय पी रहे मिस्टर जियांग अपने मुंह से चाय को बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं शायद तुम यहाँ अपने आउटर सेक्टम बैच के लिए आए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए उसे तैयार कर देता हूँ। झाओ कहता है, मिस्टर जियांग, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर कौन है वो बंदा जो मुझे आउटर सेक्टम डिसाइपल बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है? मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद कहते हैं कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो पैसों के बदले में लोगों की मदद करता हूं और अपने एम्प्लॉयर से बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करता, यानी कि उनकी आइडेंटिटी के बारे में मैं रिवील नहीं कर सकता। और झाओ अपने पॉकेट से और भी कुछ चीजें निकालते हुए हंसकर कहता है, ओहो हो, मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये लीजिए, मेरे पास कुछ और स्पिरिट स्टोन है, मैं इन्हें भी आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। मिस्टर जियांग का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि इतने सारे स्पिरिट स्टोन एक ही बार में उसे मिल चुके हैं। वो बोल रहा हो जैसे कि ओहो, आज तो मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया हूँ। वो खांसने लगता है, कहता है तुम थोड़ा सा मेरे नजदीक आओ,
मुझे लगता है कि मुझे शायद उस एम्प्लॉयर के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए कुछ बातें। और जाओ बोलता है कि ठीक है, मैं आपके नज़दीक में आता हूँ। और मिस्टर जियांग सामने में एक चित्र बनाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल फॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। ये एक रफली चित्र है, लेकिन फिर भी जाओ को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है कि इन सब के पीछे में जियाओरान है, जो उसके पीठ के पीछे में आकर षड्यंत्र कर रही है उसके खिलाफ। जियाओरान, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे खिलाफ में इस तरह से षड्यंत्र करोगी, लेकिन जियाओरान का जो इन्फ्लुएंस और उसके स्पाइस आउटर सेक्ट में हर जगह पर मौजूद है। मुझे शक है कि अगर मैंने यहाँ पर रहना जारी रखा तो आज नहीं तो कल वो मुझे अपने कब्जे में ले लेगी। अलविदा लेते हुए जाओ कहता है, मिस्टर जियांग आपके वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। जाओ अपने सवार पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि मेरे ख्याल से अभी मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए मैं लूकी के घर में रहूं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, सबसे अच्छा मेरे लिए छुपने के लिए जगह लूकी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सफर करते करते रात हो चुकी है, लेकिन जाओ लूकी के घर के पास में पहुंच जाता है, लेकिन वो दरवाजे के सामने में दो लोगों को देखकर रुक जाता है और अपने आप से कहता है कि आखिर ये दो लोग कौन हैं जो कि लूकी के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले मौजूद है रैंकिंग बोर्ड का 5th रैंकर होली डिमोनिक सेक्ट का लॉन्ग टियान सियांग, और दूसरा आदमी है होली डिमोनिक सेक्ट का 12th एल्डर लू हाईकोंग। कोंग ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है कि अब जबकि ये लड़की कोर फॉर्मेशन में पहुंच चुकी है तो हमें तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी इससे करवा देनी चाहिए। लॉन्ग मुस्कुराकर अपने मास्टर कोंग को देखने लगता है और कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, बस एक बार मैं इस आने वाले टूर्नामेंट ग्रैंड हंट का चैंपियन बन जाऊं, उसके बाद मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लूंगा। लेकिन लॉन्ग बाबू, इससे क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ होता ही नहीं है। और वहीं पर मिस्टर कोंग हंसते हुए कहते हैं, हा, मैं तुम दोनों की शादी की काफी उम्मीद लगाए हुए हूँ। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें अपना ग्रैंडसन इन लॉ बनाने के लिए। और जाओ छुप कर उन दोनों की बातें सुनते हुए अपने आप से कहता है, छे, ये तो वही बंदा है जिसकी होने वाली बीवी के साथ में मैं सुहागरात मनाया करता हूँ। और सीधा लूकी के घर के दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है कि लूकी देखो, मैं घर वापस आ गया। लूकी तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर दरवाजे को खोलती है और ब्लश करते हुए जाओ को देखकर कहती है कि जाओ तुम वापस आ गए। जाओ कहता है, तो क्या ये लॉन्ग तुम्हारे साथ वेडिंग प्लान को डिस्कस करने के लिए आया था? और लू कहती है, तुम इस फालतू आदमी के बारे में मेरे सामने में बिल्कुल भी डिस्कस मत करना। वैसे क्या तुम मेरे बगैर रह नहीं पा रहे थे, इसलिए तुम मुझे खोजते हुए वापस मेरे घर में आए हो? और जाओ मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है कि ये सब कुछ उस फॉक्स डीमन की वजह से है, क्योंकि वो मुझे आउटर सेक्टम को ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश कर रही है। लू चिढ़ जाती है, कहती है, मैं ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुकी हूं, बस एक बार मैं अपने कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर दूं, उसके बाद मैं उस चुड़ैल से डुअल के लिए चैलेंज करूंगी। वैसे तुम इन सब फालतू लोगों को छोड़ो, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी मदद की वजह से मेरे प्रोग्रेस में इतनी तेजी आई। और अपने बड़े बड़े बुबरेमोन के पहाड़ जैसी वादियों में जाओ को ले जाती है। जाओ कहता है कि लू, अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरा यांग एनर्जी मेरे बॉडी से बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। और लू कहती है, तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरे साथ में होते हो तो तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे मेरे साथ में कर सकते हो, इससे मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर में समा लेना चाहती हूँ। और जाओ कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लू किसी की कहाँ सुनने वाली है। लू और जाओ दोनों ही थपाथप धपाधप लगे हैं, कर्मकांड जारी है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। और वहीं पर फूल की पंखुड़ियां झड़ चुकी है, लेकिन जाओ अपनी यांग एनर्जी से पूरी तरह भरा हुआ है, इसके यांग एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फाइनली दोनों का डुअल कल्टीवेशन खत्म हो जाता है और लू नाक बजाकर सोने लगती है, लेकिन जाओ अभी भी जागा हुआ है, वो अंगड़ाई लेने लगता है। यार तभी सिस्टम आकर कहता है कि डिंग डॉग, आपने अपने स्कारलेट यांग एनर्जी को खत्म कर दिया है, इसके बदले में 50 फोल्ड रिपरेशन ट्रिगर हुआ है, बदले में आपके स्कारलेट यांग डिवाइन फिजिक को थोड़ा सा इनहेंस किया गया है। जाओ कहता है, क्या बस 50 फोल्ड? इस बार तो बहुत ही कम मिला है। सिस्टम कहता है, इसका कारण ये है क्योंकि आप सिर्फ लू के साथ में कर्मकांड कर रहे हैं और वही आपको
पूरी तरह से खाली कर रही है, इसीलिए आपका रिपरेशन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। लू को देखते हुए जाओ कहता है इसका मतलब है कि एक ही आदमी के ऊपर अगर मैं ओवर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो धीरे धीरे करके मेरा रिटर्न कम होने लगता है। तो अब मुझे कुछ और फीमेल्स को ढूंढना होगा जिन्हें मैं अपना डुअल कल्टीवेशन पार्टनर बना सकता हूँ। इससे मुझे जो रिटर्न मिलता है वो सिस्टम ड्रॉप रेट उसका कम हो जाएगा। लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, शायद इससे मुझे काफी मदद मिल जाएगी। चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं इन सब के बारे में बाद में सोच लूंगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग करना। मुझे अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना है, क्योंकि मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है स्ट्रॉन्गर बनना और उसी को मुझे अब कंप्लीट करना है। सिस्टम कहता है कि होस्ट आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd टायर में पहुंच चुके हैं और अब आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 4th टायर पर पहुंच चुके हैं। क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? मेरा स्पिरिट स्टोन ऑलरेडी खत्म हो गया। मैं तो अभी 5th टायर में पहुंचा भी नहीं था। आखिर ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा अभी का जो डिवाइन फिजिक है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब साफ है कि मुझे और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन को अर्न करने की जरूरत है। लेकिन विंडो के पीछे में एक परछाई दिखाई देती है। जाओ उस परछाई को देखकर कंफ्यूज होता है, कहता है कि आखिर ये किसकी परछाई है। वो जाकर विंडो को ओपन करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अभी इस विंडो के पीछे में कोई ना कोई जरूर था। और ये है लिंक की मास्टर जो सडनली जाओ के सामने में आ चुकी है। जाओ उसे देखकर चौंक जाता है। वो घबराते हुए लड़खड़ाकर पीछे की तरफ में जाने लगता है, कहता है कि सेंटेस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और मास्टर कहती है कि तुम मुझे जीसुआन बुलाओ। जाओ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और कहता है मुस्कुराते हुए कि लेडी जीसुआन आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी जाओ को ऊपर से नीचे देखती है और जाओ परेशान है कि जी उसके साथ में क्या करना चाहती है। जी अपने एक उंगली से जाओ के एब्स को टच करते हुए नजदीक चली जाती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी प्योर यांग एनर्जी मेरे ट्रेनिंग में मेरी मदद करे। जाओ कंफ्यूज हो जाता है और हड़बड़ाते हुए जी को पीछे की तरफ में ढकेल देता है और अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है कि लेडी जी प्लीज आप मेरे साथ में इस तरह का मजाक मत कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जैसे हाई लेवल के कल्टीवेटर्स अगर मेरे साथ में कल्टीवेट करते हैं तो इससे आप लोगों को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको मेरी मदद की कोई जरूरत है। लेकिन जी बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। और जिस तरह से वो अपने एनर्जी को छोड़ रही है जाओ की हालत बहुत खराब होने वाली है। जाओ अपने बॉडी में दोबारा से एक प्रेशर को महसूस करता है। उसका पूरा बॉडी जमीन पर धंसने लगता है। वो अपने मन में कहता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। जी अपना पैर जाओ के चेस्ट पर रखते हुए कहती है कि मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हो या नहीं। मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। जाओ जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, लेकिन जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। वो कहता है आपकी इच्छा सर आंखों पर हुजूर, जैसा आप कमांड करेंगी गुलाम वही करेगा। मन में कहता है बड़े सियाने कह गए हैं कि जिंदगी रही तो उम्मीद की कई किरणें दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से ये औरत मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि एक दिन जब मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तब इस औरत को मैं अपने पैरों के नीचे रखूंगा। फिर जी से कहता है कि लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपकी मदद कर देता हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मुझे पहले से रिवॉर्ड के बारे में पता होगा तो उस रिवॉर्ड के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दूंगा। उसकी बात को सुनकर जी थोड़ा सा चौंक जाती है। डुअल कल्टीवेशन के नाम से ही जाओ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं पर जी के कान लाल हो जाते हैं और फिर वो अपने पोर्टल को ओपन करते हुए कहती है कि कुछ भी बकवास बातें मुझसे पूछने की कोशिश मत करना। और एक तेज पिंक कलर की रोशनी के साथ वुश करते हुए दोनों ही डिसअपेयर हो जाते हैं। सीन बहुत ही खूबसूरत जगह का दिखाया जाता है। ये जगह है पर्पल हेवन कैबरिन। इस जगह पर जी जाओ को लेकर आ चुकी है। कहती है कि मुझे फॉलो करो और कहीं भटक मत जाना। और जाओ आसपास की जगहों को अच्छे से देखने लगता है। जी कहती है जब मुझे सर्कुलेशन ट्रेनिंग की जरूरत होती है तब मैं इस जगह का इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी हम लोगों को यहाँ पर परेशान नहीं करेगा। जी पीछे मुड़कर देखती है, ब्लश करके कहने लगती है कि रुको रुको रुको, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जाओ जो अपने पेंट को ढीला कर रहा था वो कहता है कि मैं
तुम्हारे साथ में डुअल कल्टीवेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा हूँ। ब्लश करते हुए जी कहती है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा मेथड है डुअल कल्टीवेशन के लिए। जाओ कहता है कि ओह तो ठीक है, तुम लीड करना चाहती हो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे फीमेल कल्टीवेटर्स को देखा है, लेकिन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि डुअल कल्टीवेशन अगर करना है ना, तो दोनों ही पार्टनर का कॉपरेशन हो तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अचानक से जाओ के मुंह पर एक पट्टी आती है। जाओ अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता और जी कहती है कि तुम अपनी आंखें और मुंह को बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ट्रेनिंग करने में। जाओ जो अब पट्टियों से एक खंबे से बंधा हुआ है वो खाली कर रहा है, इसके अलावा उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। और वहीं पर जी अपने कपड़ों को उतारते हुए कहती है तुम कुछ भी बकवास नहीं करोगे, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने एक भी शब्द सुना तो मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगी। जी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तभी जाओ पानी में छपाक से गिरता है, या फिर पानी ही जाओ के ऊपर छपाक से गिरा है, लेकिन जाओ को बहुत बुरी तरह से ठंड लगने लगती है यार। तभी जी भी आ जाती है और जाओ को कहती है कि अपने बॉडी को अच्छी तरह से साफ कर लो। और जाओ मुस्कुराते हुए जी को देखते हुए कहता है कि ठीक है सेंटिस, जैसा आप कमांड करें मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जी कहती है कि अपने मुंह को बंद करो और हाथों में पिंक कलर की एनर्जी को ले आती है। जाओ अपने बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका बॉडी एक टेबल के ऊपर में हवा में उड़ता हुआ आ गया है। जाओ अब टेबल पर आ चुका है, उसके दोनों हाथ और पैर को रस्सियों से जकड़ लिया जाता है। जाओ कहता है कि लेडी जी आप दोबारा से ये सब कुछ कर रही है, और अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि ये सेंटिस इस तरह से ब्रूटल होगी। इसके सामने में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पास ताकत तो है ही नहीं, क्योंकि मैं इसका सामना या रेजिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। तभी कोई अपने लंबे लंबे जीप से जाओ के गाल को चाटता है और जाओ कंफ्यूज होकर देखता है सामने में दो रैबिट जैसे दिखने वाले क्यूट और खूबसूरत लड़कियां हैं, जिसने अभी अभी जाओ को चाटा था। उसका नाम है अन लेले और उसके साइड में मौजूद है अन युआन युआन। जाओ कहता है कि तुम दोनों लेडी जी नहीं हो, आखिर लेडी जी कहाँ पर गई? लेले जाओ के नजदीक जाकर कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? युआन कहती है देखो हम दोनों को, क्या हम दोनों तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं हैं? हम दोनों सेंटिस जी के द्वारा क्रिएट किए गए पपेट्स हैं और हमारी ये ड्यूटी है कि तुम्हारे अंदर के स्कारलेट यांग एनर्जी को हमारे मास्टर के लिए कलेक्ट करें। लेले अपनी उंगली को जाओ के बॉडी पर फेरते हुए कहती है कि प्लीज हम दोनों के साथ में कोऑपरेट करो, हमें 2 घंटे के अंदर में तुम्हारे अंदर के स्कारलेट यांग एनर्जी को कलेक्ट करना है। मियाओ। माफ करना गाइस, ये दोनों रैबिट नहीं है बल्कि कैट्स हैं। जाओ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कहता है कि 2 घंटे, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे स्कारलेट यांग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 पपेट्स को इसने मेरे पास भेजा। लगता है कि इसके नजरों के सामने मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। जाओ रस्सी से अपने हाथ को छुड़ाकर युआन के हाथ को पकड़ता है। युआन कंफ्यूज हो जाती है और युआन को डोमिनेट करते हुए जाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूं। और वहीं पर ले बहुत बुरी तरह से चौंक जाती है और युआन जो बहुत बुरी तरह से डोमिनेट हो रही है वो ब्लश करके अपने आंखों को बंद कर लेती है। ले जाकर जाओ को रोकती हुए कहती है कि कमीने मेरी सिस्टर को छोड़ दो, तुम ऐसा बर्ताव मेरी सिस्टर के साथ में नहीं कर सकते। जाओ गुस्से भरी नजर से ले को देखता है। ले घबराती हुए कहती है ठीक है, जो करना है कर लो, मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करूंगी। और वहीं पर युआन चिल्लाकर कहने लगती है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। बहुत ही लंबा समय बीत चुका है, पेड़ के पत्तियां झड़ने लगे हैं, लेकिन जाओ के स्कारलेट यांग एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट जी अपने आंखों से देख रही है। कहती है कि आखिर इस कमीने को और कितना लंबा समय लगेगा, क्योंकि अब तो सच में बहुत ज्यादा समय हो गया है। आखिर इस बंदे को खत्म होने में और कितना समय लगेगा? फाइनली जाओ का कर्मकांड खत्म हो गया है, लेकिन लेले और युआन की हालत कुछ खास नजर नहीं आ रही है। वो बहुत बुरी तरह से हाफने लगते हैं और जाओ कर्मकांड खत्म करने के बाद आराम से बात लेते हुए एक गहरी सांस लेता है। मन में कहता है कि इस जगह की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ का हॉट स्प्रिंग मेरे स्कारलेट यांग एनर्जी को बूस्ट करने में मेरी मदद कर रहा है।
मैं काफ़ी टाइम से इन दोनों के साथ में डुअल कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस हॉट स्प्रिंग के अंदर में उतरा मैं काफ़ी रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। लेले और युआन दोनों ही बहनें एक दूसरे को संभाल कर उठते हुए कहती है कि ये सचमुच में बहुत बड़ा कमीना है, इसने हम दोनों के साथ में बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जाओ के स्कारलेट यांग एनर्जी को जी को देती हुए लेले कहती है कि लेडी सेंट हम मरना डिजर्व करते हैं। युआन कहती है कि जाओमू का फिजिक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम लोगों को इतना लंबा समय लग गया स्कारलेट यांग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में। जी इमेजिन करती है और ब्लश करके बोलती है कि मैंने सब कुछ अपने आंखों के सामने में देख लिया है, तुम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों इस स्कारलेट यांग एनर्जी एसेंस को यहीं पर छोड़ दो और अपनी इंजरी पर ध्यान दो, तुम्हें जल्दी रिकवर लेना होगा। लेले और युआन सर झुकाकर कहती है कि लेडी सेंट हम आपकी बात को समझ गए, हम जाकर जल्दी से रिकवर लेते हैं। और तभी यहाँ पर जी जाओ के तरफ आगे बढ़ने लगती है और जाओ अपना हॉट स्प्रिंग का बाथ लेने के बाद अब जी को अपने तरफ में आता हुआ देखता है। कहता है कि लेडी सेंट बताइए मुझे क्या आपको मेरा परफॉर्मेंस देखकर अच्छा लगा? और जी कहती है कि तुमने बस ठीक ठाक किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की है, इसलिए ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। जाओ कहता है कि हाँ, इसी रिवॉर्ड के लिए तो मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। इस पोटली के अंदर में 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन है और साथ में 4 बॉटल है सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के। हा 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 हा। आपका रिवॉर्ड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया लेडीज जी, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था एक सेंट से आप मेरे एक्सपेक्टेशन पर एकदम खरी उतरी हैं। जी कहती है तो क्या अब खड़े खड़ी इस जगह पर घर बनाने का इरादा है? चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जाओ कहता है कि लेडी जी अगर आप मेरे अंदर से स्कारलेट यांग एनर्जी को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करती है तो मैं आपके साथ में डुअल कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ में अगर हम डुअल कल्टीवेशन करते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कल्टीवेशन करने का। जी ब्लश करने लगती है क्योंकि जाओ उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है। वो थोड़ा सा इरिटेट भी दिखाई दे रही है क्योंकि वो हमारे जाओ के सवालों या फिर उसके फ्लर्टिंग का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि निकल जाओ यहाँ पर से, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। और जाओ डिसअपेयर होते हुए हंसकर कहता है कि लेडी जी हमारी मुलाकात दोबारा एक दूसरे से जरूर होगी। और देखते ही देखते पलक झपकते ही वुश करके एक पिंक कलर की रोशनी के साथ जाओ लू के घर के अंदर में आ जाता है। ओह, मैं वापस से लू के घर में आ गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि सेंट की एबिलिटी बाकी लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। सिस्टम कहता है कि तुमने स्कारलेट यांग एनर्जी के द्वारा जी की मदद की है, इसीलिए तुम्हारा स्कारलेट यांग डिवाइन फिजिक ग्रेटली इनहेंस हो चुका है। जाओ कहता है ठीक है मैं समझ गया और दोबारा से वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और खुश होकर कहता है कि मैं बिल्कुल सही था। अगर मैं अपने टारगेट्स को चेंज करता रहता हूँ तो मुझे सिस्टम के द्वारा बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, वो भी भारी मात्रा में। और इसके अलावा जब तक इस सेंट को मेरा स्कारलेट यांग एनर्जी चाहिए, मेरा सेक्ट के अंदर में पोजीशन एकदम सेफ है। सीन लेडी जी के तरफ दिखाया जाता है जो जाओ के यांग एनर्जी को देखने लगती है। कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बच्चे का स्कारलेट यांग एनर्जी एसेंस मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और यांग एनर्जी के ऊपर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। यार जी याद करती है कि लेले और युआन दोनों ही जाओ के साथ में किस तरह से डुअल कल्टीवेशन करके कर्मकांड किए जा रहे थे। बेचारी बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रही है और इसने ये सारे कर्मकांड को लाइव अपनी आंखों से देखा था। वो इन सारी तस्वीरों को अपनी नजरों के सामने से हटा नहीं पा रही होती है, लेकिन अपने सर को घुमाते हुए कहती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा, वो बस मेरे लिए एक टूल है। अगर उसने मुझे थोड़ा और परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधा उसे जान से मार दूंगी। उसके बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जाओ के स्कारलेट यांग एनर्जी से गोल्डन एनर्जी निकल रही है। और इस सारे नज़ारों को लेले और युआन देखने लगते हैं। और युआन कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी जो सेंटेस है ना वो ट्रेनिंग में किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। लेले कहती है कहीं उस बच्चे के स्कारलेट यांग एसेंस में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। सीन लूकी के घर के बाहर का दिखाया जाता है। रूम के अंदर में लू अंगड़ाई लेकर उठती है। कहती है रात को हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिया था, इसीलिए मुझे बहुत गहरी नींद आई थी और मैं बहुत ही अच्छे से सोई। और साइड की तरफ में देखती है जाओ कल्टीवेट कर रहा है। वो चौंक जाती है, मुस्कुराते हुए जाओ के नज़दीक जाते हुए कहती है कि तुम सुबह तो जल्दी उठ गए, लगता है कि दिन ब दिन तुम काफ़ी डेलीगेंट होते जा रहे हो। जाओ मुस्कुरा कर लू को देखते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैं सुबह उठा
तब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि मुझे कोई दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ है। बस इतनी सी बात है। लू जल्दी से जाओ को पकड़ लेती है, कहती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफी इम्प्रूव हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ में चलकर असेसन पाथ में चैलेंज करना चाहोगे? जाओ एक टक लू को देखता है और सीन एंशिएंट सीक्रेट रेल्म के असेसन पाथ की तरफ दिखाया जाता है, जो होली डिमोनिक सेक्ट को बिलोंग करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं और हमें बताया जाता है इसके टोटल 12 लेवल होते हैं और जो आउटर सेक्टम डिसाइपल 3rd लेवल में जाने वाले होते हैं उन्हें क्वालिफाइड कंसीडर किया जाता है उन जीनियस रैंकिंग बोर्ड के टॉप 100 रैंकर्स के साथ। और जो भी इन 12 लेवल्स में 3rd लेवल को पार करता है उनका सामना सीधे पावरफुल गोल्डन कोर डीमंस के अगेंस्ट होता है। टॉप 100 जीनियस रैंकिंग बोर्ड में जियोरान का रैंक 9th है और इसके साथ साथ वो 4th लेवल में लगभग आधे घंटे तक रुक सकती है। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि लू तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लू कहती है ये सिर्फ तुम्हारी मदद करने के बारे में नहीं है, ये सब कुछ मैं अपने खुद के लिए भी कर रही हूँ। हर कोई यही मानता है कि जियोरान आउटर सेक्टम डिसाइपल की सबसे बेस्ट फीमेल कल्टीवेटर है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। इंसान और डीमंस दोनों साइड में सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं खुद से हासिल करना चाहती हूँ। जाओ मन में कहता है कि बेशक होली डिमोनिक सेक्ट ह्यूमन और डीमंस दोनों को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही साइड के डिफरेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनके बीच में आए दिन कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। जाओ कहता है कि मैं खुद एक आउटर सेक्टम डिसाइपल हूँ, तो मेरे ख्याल से असेसन पाथ को हमें साथ में मिलकर क्लाइंब करना चाहिए। लू कहती है कि ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लू और जाओ जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं हमें पोर्टल के अंदर से 4 परछाई दिखाई देती है और पोर्टल के अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही है। तो ये एक ग्रुप था जो कि अंदर गए हुए थे लेकिन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। सबसे लंबे वाला बंदा कहता है कि हम गए तो थे लेकिन हम अपने मिशन में फेल हो गए हैं, क्योंकि 3rd लेवल के जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। और बीच वाला बंदा कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जितने भी जीनियस है वो कैसे 3rd लेवल को पार कर जाते हैं। मोटू कहता है कि इसीलिए वो जीनियस कहलाते हैं। न्यूटी भी बाहर निकलता है। मोटू कहता है कि न्यूटी तुम तो अमेजिंग हो, तुम 47th रैंक पे पहुंच गए। बीच वाला बंदा कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा नाम टॉप 10 रैंक पे होगा। और लंबू कहता है कि न्यूटी अचानक से तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बन गए। न्यूटी भी भाव खाकर कहता है हा 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 हा, ये सब कुछ मेरे टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। तो रियल में अभी न्यूटी का जीनियस रैंकिंग बोर्ड में 79th रैंक है। मोटू ने गलती से 49 बोल दिया था। न्यूटी साइड की तरफ में देखता है जहां जियोरान बहुत ही डेविलिश लुक में दिखाई दे रही है। वो अलग से ऑरा फेंक रही है जैसे कि बताना चाह रही हो कि मैं भी अभी मौजूद हूँ। जियोरान कहती है कि न्यूटी इस बात को मत भूलना कि तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करने में किसने तुम्हारी मदद की है। जल्दी करो और जॉब को कंप्लीट करो जो मैंने तुम्हें दिया था। न्यूटी एकदम सावधान के पोजीशन में आ जाता है, कहता है कि यस मैम, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपके दिए गए काम को जरूर कंप्लीट करूंगा अपने तन और मन धन लगाकर। वहीं पर झाओ और लू दोनों ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूटी की नजर सीधा जाओ के ऊपर में पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लू अब तुम मुझसे ये मत कहना कि असेसन पाथ में तुम इस लूजर के साथ में जाना चाहती हो। लू कहती है लेकिन इसी लूजर ने क्या तुम्हारे पिछवाड़े पर लात नहीं मारा था? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि तुम अधमरी सी हालत पर जमीन पर पड़े हुए थे। न्यूटी गुस्से में आग बबूला हो जाता है, कहता है ये लूजर मुझे इसलिए बीट कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था। न्यूटी को क्रॉस करते हुए जाओ कहता है कि पहाड़ जैसे दिखने वाले खोखले आदमी सीन क्रिएट करने की कोशिश मत कर। लू चलो हम जल्दी से जाकर असेसन पाथ में चैलेंज करते हैं। न्यूटी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सीधा जमीन पर एक मुक्का जड़ देता है और मुक्के से जमीन को ही फाड़ देता है। वहां पर जमीन के चिथड़े चिथड़े हो गए हैं और उन्हीं चिथड़ों से वो सीधा जाओ के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि दम है तो वहीं पर रुक जा। जाओ लू को अपने बाहों में खींचकर अटैक से बचा लेता है, लेकिन टेलिस्मन या फिर बैज जैसा दिखने वाला चीज जाओ के पैरों के सामने में गिरता है। जाओ उसे देखकर बोलता है कि इस बैल बुद्धि ने आखिर ये क्या फेंक दिया। एक फोर्स फील्ड का गोला बन जाता है जिसके अंदर में न्यूटी और जाओ दोनों ही मौजूद है। और न्यूटी कहता है कि मैं आउटर सेक्टम डिसाइपल न्यूटी तुम्हें जाओ को चैलेंज करता हूं
डुअल के लिए। तो क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? जाओ हंसने लगता है, लेकिन लू इस फोर्स फील्ड को थोड़ा सा धक्का मारने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी एग्री मत करना, ये पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। अगर तुम इसके प्रोवोकेशन में फंस गए तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस चैलेंज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। न्यूटी कहता है कि ओह, तो तुम इस चैलेंज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो? मेरी तरफ से ठीक है। अगर मैं हारता हूं तो इसके बदले में मैं तुम्हें सेकंड ग्रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड दूंगा। जाओ भी अपने पास से रिंग निकाल कर कहता है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हें अपना स्टोरेज रिंग दे दूंगा। तो ठीक है गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है। जाओ मुस्कुराते हुए न्यूटी को देखता है, न्यूटी गुस्से में जाओ को देखता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। और वहीं पर बाहर मौजूद दर्शक ये सब कुछ देखते हुए कहने लगते हैं कि देखो, प्लाजा में फाइट स्टार्ट होने वाला है। मैंने सुना है कि न्यूटी सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले उस लूजर के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। क्या तुम जाओ की बात कर रहे हो? कि हाँ हाँ, उसी जाओ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी अभी वो जाओ क्या आउटर सेक्टम का डिसाइपल नहीं बना था? हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था। उसका प्योर यांग फिजिक है। आउटर सेक्टम के अंदर जितने भी फीमेल डिसाइपल है उसके साथ में डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी स्वर्ग से कम बिल्कुल भी नहीं बीत रही है। इनकी बकवास बातों को सुनते हुए लू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लू को देखते हुए जियोरान कहती है कि अब मुझे सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है कि जब भी मैं जाओ के साथ डुअल कल्टीवेट करती थी तो हमेशा वो डिस्ट्रैक्टेड क्यों नजर आता था। तो अच्छा, तो हमेशा से तुम उसकी लवर रही हो। और पीछे से लू कहती है कि ये मत सोचना कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। अभी जाओ के साथ में जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पर, इन सब के पीछे में तुम ही हो। जियोरान डेविलिस लुक में कहती है, लेकिन क्या तुम जानती हो ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही है। क्योंकि बड़े सियाने कह गए हैं कि अगर कोई पंछी अपने पिंजरे से बार बार उड़ने की कोशिश करे तो सबसे बेस्ट तरीका उससे डील करने का ये है कि उसे मरते दम तक क्रश कर दो। न्यूटी से कहती है कि अपना पूरा ताकत लगा दो, मैंने ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। और न्यूटी अपने मसल्स को ठीक करते हुए कहता है कि जियोरान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी निराश नहीं करूंगा। और जाओ भी अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि चलो भी यार, जल्दी से शुरू करो। बैल बुद्धि न्यूटी अपने बैल जैसे शरीर से जमीन को धब 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 मारते हुए जाओ के तरफ आगे बढ़ता है। लू जाओ की चिंता करते हुए कहती है कि जाओ संभल कर फाइट करना, मुझे लगता है वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। न्यूटी जाओ के ऊपर में जंप कर देता है, कहता है कि आज मैं तुझे मच्छर की तरह कुचल डालूंगा, तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धूल के धुंध छाए हुए हैं, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लोग इसे देखते हुए कहते हैं कि ये तो एक फैंटम स्टेप था। और दूसरा बंदा कहता है कि न्यूटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये फैंटम स्टेप पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तीसरा बंदा कहता है कि सचमुच में वो टॉप 100 रैंक में से एक गिना जाना डिजर्व करता है। जाओ मू की तो आज सामत आ गई है, क्योंकि ये डिमोनिक सेक्ट का सबसे कम टाइम में खत्म होने वाला बैटल होगा। अगर न्यूटी ने थोड़ा बहुत भी होल्ड बैक नहीं किया तो मुझे पूरा यकीन है कि जाओ वहीं पर मारा जाएगा। जियोरान मुस्कुराकर कहती है कि देखो, लोगों के साथ ऐसा ही होता है जब वो मुझसे पंगा लेते हैं। और लू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इन सब से। जियोरान कहती है ये बड़े ही शर्म की बात है, अगर वो मुझे एक लॉयल कुत्ते की तरह सर्व कर रहा होता तो उसकी जिंदगी और भी लंबी हो सकती थी। लेकिन ये उसकी ही बदकिस्मती है कि एक पालतू वफादार कुत्ते की तरह उसने मेरे साथ रहना न स्वीकारा। लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, देखो उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया है। क्या मुझे मोतियाबिंद तो नहीं हुआ है? लगता है कि मैं गलत चीजें देख रहा हूँ। जियोरान भी शॉक होकर पीछे की तरफ में मुड़कर देखती है। न्यूटी के दोनों सिंग को जाओ ने अपने हाथों से रोक दिया है। न्यूटी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जाओ के सामने में स्ट्रगल ही कर रहा है। और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जाओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज खाना खाना भूल गए थे, क्योंकि तुम मुझे काफी वीक लग रहे हो। न्यूटी कहता है कि बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने की। जियोरान चिल्लाते हुए कहती है कि गधे, वहां पे खड़े खड़े अपनी बेइज्जती क्यों करा रहा है? जो पिल मैंने तुझे दिया था जल्दी से उसे खा ले। न्यूटी एक पिल को निकालता है और फ्रस्ट्रेशन में देखते हुए कहता है ठीक है, तुमने मुझे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया है, तो जो कुछ अब होगा इसके लिए तू मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता। जाओ कंफ्यूज होकर वो जो कर रहा है उसे करने देता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता। न्यूटी सीधा उस पिल को अपने मुंह के अंदर
ऊपर में लेकर दांतों से चबाने लगता है। जैसे ही पिल का रिएक्शन शुरू होता है उसके बॉडी में एनर्जी का एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने रेड कलर की एनर्जी उसके बॉडी में कूट कूट के डाली हुई थी, लेकिन अब वो एनर्जी फट चुकी है क्योंकि एनर्जी का बहुत ही बड़ा भयंकर धमाका दिखाया जाता है और जाओ उससे बचने के लिए पीछे की तरफ में जंप करके आ जाता है। न्यूटी अपने पहले के फॉर्म के मुकाबले में अपने इस बुल फॉर्म में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बन चुका है। कहता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना अल्टीमेट फॉर्म बुल हेडेड डीमन, और याद रखना ये सब कुछ करने के लिए मुझे तूने ही उकसाया था, तो जो कुछ होने वाला है तेरे साथ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जाओ न्यूटी को देखते हुए कहता है कि ओहो, पहले तो तेरा बैल बुद्धि था लेकिन अब तो तू पूरा का पूरा बैल ही बन गया। लू जियोरान से कहती है कि तू सचमुच में बहुत ज्यादा घटिया है, तू न्यूटी की मदद कैसे कर सकती है डुअल में चीट करने के लिए। जियोरान कहती है कि आखिर तुम इसे चीटिंग कैसे बोल सकती हो, मेरी नजर में ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है क्योंकि ये तो एक डीमन स्पिरिट पिल है जो किसी भी डीमन के फुल फॉर्म को कुछ देर के लिए बाहर लेकर आता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो पिल है ना वो तुम्हारे अंदर मौजूद पावर को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करता है। न्यूटी अपने बुल अटैक पोजीशन में आ जाता है, नाक से गहरी सांसें छोड़ता है और पीछे के पैर को जमीन पर रगड़ते हुए कहता है कि आज मैं तेरे मौत को बहुत ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक बना दूंगा, और पूरे स्ट्रेंथ से अपने सिंग के सहारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को लॉन्च कर देता है। जहां से लॉन्च किया है वहां पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है ये है मेरा फैंटम रस अटैक, अब दम है तो इसका सामना करके देख, और जाओ वहीं पर अभी भी शांति से खड़ा है। लोग कहते हैं कि न्यूटी की स्पीड को देखो, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। अरे उसके स्पीड को छोड़, उसके पावर को देख, ऐसा लगता है कि वो अपने फुल बुल डीमन फॉर्म में अवेकन ले चुका है। जाओ तेजी से न्यूटी के अटैक से डॉज करके अपने आप को बचा लेता है और वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे ये सब करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन न्यूटी का स्पीड इतना जबरदस्त है और ताकत भी इतना पावरफुल है कि हमारा जाओ के कंधे पर थोड़ा सा एक कट लग जाता है। इससे जाओ सीरियस होता है, मन में कहता है कि उसने मुझे बिल्कुल भी टच नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके से वो बर्जक अटैक मेरे अगेंस्ट में कर रहा था उसी वजह से मेरे ऊपर ये स्क्रैच लग गया। न्यूटी जाओ के ऊपर तो अटैक नहीं कर पाता लेकिन दीवार पर बराबर अटैक करता है। दीवार पर एक बहुत ही बेहतरीन आवाज आती है धड़ की, और इसी सिचुएशन में फंसे हुए इंसान को कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन न्यूटी का अटैक को कमजोर समझने की बिल्कुल भी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जो अटैक दीवार पर न्यूटी ने किया है उसकी वजह से ये पूरा जगह भूकंप की तरह हिलने लगा है। तमाम बिल्डिंग और ये पोर्टल बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। धरती हिलने की वजह से सारे लोग अनस्टेबल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो न्यूटी के अटैक की वजह से यहाँ पर भूकंप आ गया है। इसी से पता चलता है कि न्यूटी पहले के मुकाबले में अब कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। न्यूटी अपने सर को हिलाने लगता है क्योंकि दीवार से पूरे ताकत से इसने अटैक किया था, इसलिए इसके खुद के बैल बुद्धि में थोड़ा बहुत तो असर हुआ ही है। और भी गुस्से में जाओ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुझे अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, आज मैं तेरा खात्मा अपने हाथों से ही करूंगा। जाओ भी कहता है सचमुच में तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने मुझे भी समझ लिया। तो मुझे भी अपने आप को होल्ड बैक करने की अब जरूरत नहीं है, तो ठीक है मैं भी अपना तुझे पूरा ताकत दिखाऊंगा। जाओ भी अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है। उसकी आंखों का कलर चेंज हो चुका है। एक तरफ न्यूटी जो अपने सिंग के सहारे पूरा ताकत लगाकर जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहीं पर हमारा जाओ जो अपने फिस्ट को तैयार कर चुका है वो भी अपना पूरा ताकत लगाकर न्यूटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में है। कौन किसके ऊपर में हावी पड़ने वाला है थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। न्यूटी के सिंग के मुकाबले में जाओ का हाथ कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अपने एक ही फिस्ट अटैक से न्यूटी के सिंग को जाओ ने चकनाचूर कर दिया है। अटैक को कंटिन्यू रखते हुए वो न्यूटी के मुंह पर एक जबरदस्त फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे न्यूटी के दांत भी झड़ जाते हैं और वो अटैक से अपने आप को बचा भी नहीं पाता और बुरी तरह से खून का फवारा छोड़ते हुए हवा में उड़ता हुआ तेजी से पीछे के तरफ में जाता है। जाओ ने न्यूटी को बहुत बुरी तरह से पंच मारकर ओवर पावर कर दिया है। जमीन का धूल चाटते हुए न्यूटी जाओरान के पीछे में क्रैश करता है। सारे लोग
अपना मुंह खोलकर ये देखते हैं कि ये सब कुछ हो क्या गया। जाओरान भी न्यूटी की हालत देखते हुए कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है, इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। न्यूटी की एक सींग टूट चुकी है, उसका मुंह से जबड़ा हिल गया है, दांत उखड़ गए हैं, बेचारी की हालत बद से बदतर हो गई है। वो अपने बुल फॉर्म से वापस से डेमी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जाओरान कहती है कि उसने अपने एक ही मुक्के से इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है कि अब इसे रिकवर लेने में ही बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि एक प्योर यांग फिजिक वाला बंदा बाकी लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है? लेकिन जाओ ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में अपना ब्रेक थ्रू कब कर लिया? और वहीं पर न्यूटी ने जो अटैक जाओ के ऊपर किया था उसके मुकाबले में जाओ का अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था। लू जाओ के लिए खुश होकर उसके नजदीक आते हुए कहती है कि जाओ तुम सचमुच में ऑसम थे, तुम्हारा ये पंच बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, तुमने एक ही वार में न्यूटी को जमीन पर धराशाही कर दिया, तुम तो सचमुच में मेरे आदमी होना डिजर्व करते हो। जाओ कहता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को देख रहे हैं। जियोरान न्यूटी के परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, कहती है कि तुम सचमुच में एक कचरा हो, जल्दी से इस कचरे को लेकर इस जगह से निकल जाओ क्योंकि इस जैसे कचरे को मैं अपने आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। और न्यूटी के साथी कहते हैं ठीक है मैम, हम आपकी बात को समझ गए। तभी पीछे से कोई कहता है कि रुक जाओ, इसे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत है। और न्यूटी के साथी कहने लगते हैं कि न्यूटी ऑलरेडी जमीन पर निढाल पड़ा हुआ है, तुम इसके साथ में अब क्या करना चाहते हो? बीच वाला बंदा कहता है कि बिल्कुल सही, क्या तुम उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो? तीसरा बंदा कहता है कि हाँ, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। ये बात अलग है कि बेचारे जाओ के पावर को देखने के बाद बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉस को बचाना इन लोगों का फर्ज है, इसलिए बड़े बहादुरी से वो जाओ के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। लेकिन जाओ अपने पास से 10,000 स्पिरिट स्टोन निकालते हुए कहता है कि देखो यार, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, ये 10,000 स्पिरिट स्टोन है जो कि मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं। तुम लोग इस स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल न्यूटी के मेडिकल एक्सपेंस के तौर पर कर सकते हो। न्यूटी का एक साथी कहता है कि जाओ तो सचमुच में बहुत ज्यादा घमंडी है, आखिर वो इस तरह से लॉर्ड न्यूटी को ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है? फिर एक साथी कहता है कि अगर तुम मुझे भी 10,000 स्पिरिट स्टोन देते हो तो मैं तुम्हारे हाथ से मार खाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ जाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे स्पिरिट स्टोन देते हो तो। सिस्टम आकर कहता है कि आपने 10,000 स्पिरिट स्टोन दूसरों को दिया है, इसलिए 100 फोल्ड रिपरेशन ट्रिगर हुआ, आपको इसके बदले में 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन दिए जाते हैं। जाओ कहता है छे, 10,000 फोल्ड रिपरेशन, ये तो बहुत कम है। जियोरान पीछे से क्लैप करके आते हुए कहती है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लेकिन जाओ साइड की नजरों से जियोरान को देखता है। जियोरान कहती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे आदमी से, तुम्हें चूज करके मैंने कोई गलती नहीं की है। शुरुआत से ही मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब तुम्हें जितना मैं देखती हूँ अब तुम मुझे उतना ज्यादा और पसंद आने लगे हो। अगर तुम मेरे पास में वापस आ जाते हो तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि जिस भी चीज की तुम्हें डिजायर है, जो भी तुम्हें चाहिए, वो सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगी। जाओ गुस्से में जाओरान के हाथ को पीछे झटक देता है। जाओरान शॉक हो जाती है क्योंकि जाओ ने पहली बार उसके साथ इस तरह से सलूक किया है। और जाओ गुस्से भरी निगाह से जियोरान को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मेरा साथ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और जाओ की हरकत से जाओरान गुस्से में आ जाती है, अपने पिंक कलर के एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करने की? और क्या कहा तुमने अभी मेरे से? अब इतने बड़े हंगामे में लू पीछे कहाँ हटने वाली है, वो भी एक धमाकेदार एंट्री दे देती है। लू के बॉडी से हमें ब्लू कलर की एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, वही जाओरान के बॉडी से पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है। और जाओ गुस्से भरी निगाह से अभी भी जाओरान को देख रहा है। लू कहती है कि जाओ एक इंसान है, तुम्हारा डिस्पोजल टूल नहीं, जब तक तुम्हें इसकी जरूरत थी तुमने इसका इस्तेमाल किया और जैसे ही तुम उससे थक गई तुमने उसे फेंक दिया। अभी तो मैं जा रही हूँ असेसन पाथ को चैलेंज करने के लिए और जैसे ही मैं तुम्हारे रैंक को पास कर जाऊंगी उसके बाद पर्सनली आकर तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करूंगी मैं। तो तैयार रहना, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है उन सारे चीजों को मैं तुमसे छीन लूंगी। और जाओ के हाथ को पकड़कर वो असेसन पाथ की तरफ आगे बढ़ जाती है। जाओ मुस्कुराते हुए लू के पीछे पीछे चलने लगा है, पीछे से जाओरान जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। जाओ कहता है कि लू
अभी जो कुछ भी तुमने किया ना, सचमुच में वो बहुत ही ज्यादा कूल था, मुझे बहुत ही पसंद आया। और लू कहती है चलो कम से कम तुम्हें पता तो है कि अभी मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो तुम मेरे इस एहसान को नहीं भूलोगे। जाओ और लू दोनों ही असेसन पाथ के अंदर में घुसने लगते हैं। जाओरान का इस प्लाजा के अंदर बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया गया है इतने सारे लोगों के बीच में। वो गुस्से में आकर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि बास्टर्ड न्यूटी, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं थे। लेकिन लू और जाओ, मैं अपने आप से आज ये वादा करती हूँ कि तुम लोगों ने जिस तरह से मुझे ह्यूमिलिएट करके मेरी बेइज्जती की है, इसका भुगतान तो तुम दोनों को करना ही होगा। मैं जाओरान तुम दोनों को ही नहीं बख्शूंगी, अपने हर एक बेइज्जती का बदला तुम दोनों से बराबर लूंगी। लेकिन जाओरान का फिगर बहुत ही कमाल का है।